कल गुड गवर्नेंस में हम लोग गुड गवर्नेंस के 8 पॉइंट से पहला कौन सा था बताइए जल्दी से। इनमें से प्रश्न तो एक आध भी आ सकता है अलग से, जैसे रूल ऑफ लॉ वैसे पॉलिटी का सवाल है, उसमें मेरे ख्याल से कम एक या दो बार आया भी है, बड़ा क्वेश्चन आया है। एथिक्स में रूल ऑफ लॉ आएगा भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जैसे किसी शब्द के साथ आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो बाकी सबको 2-2 मिनट में सिर्फ ये समझ लें कि उसका मतलब क्या है और उसका तरीका क्या हो सकता है। तो दूसरा जो था गुड गवर्नेंस का लक्षण, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है सहभागिता मूलक लोकतंत्र, जिसको कहा जाता है ना, एक शब्द है सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है ये वाला, और ये अगर आपको देखना हो, इसका सही सैंपल देखना हो, तो वो प्रसिद्ध है स्विट्जरलैंड उसके लिए, लेकिन वो और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में आजकल दिखता है। लगभग सभी विकसित देशों ने अपना जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, स्थानीय स्वशासन है, उसमें पार्टिसिपेशन का अच्छा खासा उपयोग किया हुआ है। तो स्विट्जरलैंड को जिसका आदर्श मान लें, तो उसमें सहभागिता कैसे होती है, उसमें 3 फीचर्स हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में। एक होता है राइट टू रिकॉल, जिसका खूब भारत में जिक्र चल रहा था। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि जैसे आपने किसी को अपना प्रतिनिधि चुना, विधायक चुना, सांसद चुना या पंचायत में चुना। अब भारत में क्या होता है कि किसी को चुना, फिर 5 साल के लिए हाथ कट जाते हैं आपके, और आजकल लोगों ने एक रास्ता चुना है कि वो पोस्टर लगवाते हैं, गुमशुदा की तलाश। हमारे सांसद महोदय इलेक्शन के बाद से गुम हो गए हैं, अगर ये कहीं दिखें तो बताना। और कभी कभी ऐसा होता है, एमपी महोदय हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप लौट के आ जाइए वापस, इस तरह के पोस्टर लगाए देते हैं, क्योंकि ये 5 साल कुछ कर नहीं सकते। राइट टू रिकॉल का मतलब ये होता है, वापस बुलाने का अधिकार कहते हैं हिंदी में, कि यदि प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं को पूरा न कर पा रहा हो, तो जनता का एक निश्चित संख्या में जब पिटीशन जाएगी, निवेदन जाएगा, तो फिर एक रेफरेंडम टाइप का होगा, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप इसे वापस बुलाना चाहते हैं या कंटिन्यू करेंगे। तो भारत में खूब विचार इस पर हुआ। उसमें होता यह कि विपक्षी लोगों को फिर 5 साल रोजगार मिल जाएगा। अगर आपने ये दे दिया तो विपक्षी लोग 5 साल तक इसी ताक में रहेंगे, राइट टू रिकॉल करवा देते हैं। तो एक निश्चित संख्या, जैसे 10% ऑफ द इलेक्टोरेट, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या नहीं है, या 5% हो, जैसे दिल्ली में इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 18-20 लाख वोटर्स हैं। अगर उनमें से 1 लाख वोटर साइन कर दें कागज पे कि हम अपने प्रतिनिधि से असंतुष्ट हैं, और इससे केवल ये तय हो कि अब चुनाव आयोग फिर से इस सीट पर एक इलेक्शन करवाएगा कि क्या इन्हें वापस बुला लिया जाए या काम करने दिया जाए, इससे जनप्रतिनिधियों पर क्या होगा, दबाव होगा, और इसलिए वो ठीक से काम करेंगे। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में, छोटे और मासूम और क्यूट देशों में व्यवस्था चल जाती है। स्विट्जरलैंड बहुत ही क्यूट देश है, छोटा सा प्यारा सा देश है, जनता कम है, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है, तो इन बातों को समझती भी है। दूसरा इनके यहाँ होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब यह है कि अगर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर तय करना है कि सरकार की पॉलिसी क्या हो, स्टैंड क्या हो, तो कभी कभी जनता खुद तय करती है, पूरी जनता से ही मत ले लेते हैं। रेफरेंडम का हिंदी में क्या मतलब होता है, जनमत संग्रह। जैसे कश्मीर को लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। प्लेबिसाइट, रेफरेंडम भाई बहन है, मतलब इनमें से जुड़वा टाइप के भाई हैं, पता नहीं लगता इनमें से कौन सा क्या है, दोनों के अर्थ अलग अलग पुस्तकों में विपरीत किस्म के मिल जाते हैं। तो रेफरेंडम का मतलब किसी मुद्दे पर जनता खुद फैसला कर ले, ना कि सरकार फैसला करे, ना कि संसद फैसला करे। जैसे सीएए पर बहुत डिबेट है, तो ऐसा हो सकता था कि सीएए पर पूरे देश में वोटिंग हो जाए, उस वोटिंग से फैसला हो जाए कि देश की राय इस मामले में क्या है। अगर ऐसी स्थिति हो जैसे स्विट्जरलैंड में है, तो उसको रेफरेंडम कहेंगे। और तीसरी व्यवस्था वहां चलती है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है पहल। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जनता के मन में आ रहा है कि एक कानून ऐसा होना चाहिए, संसद के मन में नहीं आ रहा, सरकार के मन में नहीं आ रहा, और जनता बार बार अपने प्रतिनिधि से कह रही है कि भाई बनवाओ कानून ऐसा, प्रतिनिधि बात नहीं कर रहे। तो एक निश्चित संख्या में लोग, शायद 50,000 के आसपास वहां लोग होते हैं नॉर्मल के लिए, और 1 लाख हो तो संविधान संशोधन के लिए हो जाता है। इतने लोग अगर एक पिटीशन लिखते हैं सरकार को, तो सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि उस विधेयक को संसद में लेकर आए, और विधेयक संसद से पास हो गया तो हो गया, नहीं हो तो बात खत्म हो गई। जनता भी किसी कानून की पहल कर सकती है, इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। सहभागिता मूलक लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थकों में है एक तो जॉन रॉल्स और एक सीबी मैकफरसन। ये लोग जिस विचारधारा के हैं, उस विचारधारा का नाम क्या था बताइए, समतावाद, इगैलिटेरियनिज्म या इक्वालिटेरियनिज्म। इस विचारधारा के लोग सहभागिता मूलक लोकतंत्र के समर्थक हैं। तो पार्टिसिपेशन का सिंपल सा मतलब है, अगर वर्ल्ड बैंक की भाषा में कहूं, यूएन की भाषा में कहूं, तो जनता को अपनी वॉइस और अपना ओपिनियन, जनता को अपना ओपिनियन और अपने कंसर्न, इन्हें वॉइस देने की शक्ति होनी चाहिए। जनता को अपनी राय और अपनी चिंताएं व्यक्त करने का पर्याप्त अधिकार अगर है, तो हम कहेंगे कि यह सहभागिता मूलक लोकतंत्र है। लेकिन यदि आपको इस पर लिखना हो तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड को अगर आदर्श मान लें, तो इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे अभी भारत में नोटा आ गया, तो नोटा एक सेंस में इसकी तरफ बढ़ने की व्यवस्था है। फिर अगर आप देखेंगे तो जो लोकपाल का बिल आया था, आपको ध्यान होगा कि उस समय अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये सब लोग वहां पर आंदोलन कर रहे थे। उन लोगों ने क्या किया था, पूरा ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, ये लोकपाल बिल है और संसद को इस बिल पर चर्चा करनी होगी, पास करना होगा। उस समय अन्ना इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि संसद दबाव में थी, भारी दबाव में थी, और अन्ना ने यहाँ तक कह दिया कि 7 दिन के अंदर ये बिल पास करना होगा, नहीं तो जाना होगा। संसद से कहा, पूरी संसद में नहीं आ रही थी, एक अकेला बूढ़ा दौड़ रहा था उस समय रामलीला मैदान में। उस समय नरेंद्र मोदी पीएम नहीं थे, उस समय पीएम मनमोहन सिंह थे, तो बड़ा मुश्किल मामला था उस समय। लेकिन धीरे धीरे इस देश ने अपना दिखा दिया रंग, देश ने कहा बहुत हीरो बन रहे, चलो तुम्हें भी नहीं पूछेंगे हम, जाओ। और उसके बाद से लोकपाल बिल की हवा निकल गई, और अब जो लोकपाल बिल है उसको कुछ लोग जोकपाल बिल कहते हैं।
तो वो उतना ताकतवर नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छा एग्जांपल ये हुआ कि एक ड्राफ्ट पहली बार सिविल सोसाइटी की तरफ से, आप कह सकते हैं कि जो अन्ना आंदोलन था वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट था, सिविल सोसाइटी ने एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और मोटे तौर पर वो ड्राफ्ट संसद की चर्चाओं के केंद्र में रहा। ये अपने आप में अच्छी बात है। रिकॉल अभी हमारे यहाँ नहीं है, रेफरेंडम अभी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे मुद्दों पर इसकी शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तीसरा बिंदु कहता है कंसेंसस ओरिएंटेशन। इसको यहां ले लेते हैं, इस कोने में। तो जल्दी से बता दो, कंसेंसस का मतलब क्या होता है? सर्वसहमति या सर्वसम्मति। जो लोग ईश्वर को साबित करने की बात करते हैं, जब सारे प्रमाण चुक जाते हैं उनके, तो एक प्रमाण देते हैं, आर्गुमेंट बेस्ड ऑन कंसेंसस। वो क्या आर्गुमेंट है? दुनिया में लगभग सब लोग मानते हैं कि ईश्वर है, इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर है। ये आर्गुमेंट। इसका जवाब है, दुनिया में लगभग सब लोग मानते हैं कि भूत होता है, इससे सिद्ध होता है कि भूत भी होता है। इससे एक ही बात सिद्ध हो रही है कि तर्क देने वाला खुद भूत प्रेत कोटि का व्यक्ति है और कुछ सिद्ध नहीं हो रहा इससे। तो तीसरा बिंदु हो गया कंसेंसस ओरिएंटेशन। इसका मतलब पता है क्या? सिंपल सा है, और वो सिंपल सा मतलब ये है कि हर देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा खतरा होता है, क्या होता है बताओ? मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग जहां से पैदा होती है उसको बोलते हैं बहुमत की तानाशाही। यदि बहुमत हो जाए नस्लवादी, यदि बहुमत हो जाए सांप्रदायिक जातिवादी, और उसके पास इतने वोट हैं कि सरकार उसकी ही बनेगी, और वो माइनॉरिटीज का दमन करने लगे, तो फिर लोकतंत्र में माइनॉरिटीज की रक्षा करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक अच्छी सरकार कोशिश करती है कंसेंसस, यानी 100% व्यक्तियों को साथ में लेकर चलने का प्रयास करती है। और इस मामले में हमें दो ही व्यक्ति समझ में आते हैं, महान लोग जो हुए। एक का नाम है जॉन रस्किन। इसका नाम सुना है आपने? जॉन रस्किन की एक बुक है अनटू द लास्ट, अंतिम व्यक्ति तक। एक बार महात्मा गांधी एक ट्रेन में जा रहे थे, तो उनके एक मित्र ने उनको ये वाली किताब पढ़ने को दे दी, जॉन रस्किन की। किताब का नाम ये है भाई। कई लोग बोर्ड पे ढूंढ रहे हर तरफ, कहाँ गई, थी ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ? अनटू द लास्ट। तो महात्मा गांधी एक ट्रेन में जा रहे थे, तो किसी दोस्त ने कहा कि ये पतली सी किताब रास्ते में मौका में तो पढ़ लेना। और फिर वो लिखते हैं कि मैं किताब पढ़ने लगा, जब ट्रेन चली उसमें ऐसा डूबा कि जब तक किताब खत्म नहीं हो गई मैं अपनी मुंडी ऊपर उठा नहीं पाया, सिर ऊपर उठा नहीं पाया। इतना डूब के किताब पढ़ी उन्होंने वो वाली। और उसके बाद एक किताब लिखी महात्मा गांधी ने, उसका नाम है हिंद स्वराज। उसमें जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है सर्वोदय। तो महात्मा गांधी की पुस्तक अगर आप पढ़ें, हिंद स्वराज, और उनका जो सिद्धांत है इकोनॉमिक्स में भी और अदरवाइज भी, वो है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब सभी का उदय, एक को भी नहीं छोड़ना है। इसलिए महात्मा गांधी लोकतंत्र के बहुत समर्थक नहीं थे। लोकतंत्र बहुत ही टुच्ची व्यवस्था है, उनको उपयोगितावाद समझ में नहीं आता है। उन्होंने बेंथम मिल के जम के खाट खड़ी की है। वो कहते हैं, बेंथम और मिल का सिद्धांत ये है कि यदि 51 व्यक्तियों के सुख में 49 की बलि देनी पड़ जाए तो वो उचित व्यवस्था है। और लोकतंत्र का बेसिक आर्गुमेंट यही है, अगर 51 एक साथ हो गए तो आप 49 के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहां यदि 100 में से 51 गधे हों तो राष्ट्रगान ढेचू ढेचू ही बनेगा, वो व्यवस्था है। और 100 में से 51 आमतौर पर हंस होते हैं, गधे होते हैं। भले इस क्लास में तो सब हंस बैठे हैं, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो ये खतरा तो रहता ही है। इसलिए डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी या भीड़ तंत्र या एक औसत तंत्र शब्द है, उसके लिए मीडियोक्रेसी शब्द है, इसीलिए कहते हैं। तो आप कहें कि हमें 51 नहीं चाहिए, 100 चाहिए। और इसी सर्वोदय शब्द को और स्पष्ट करते हुए विनोबा भावे ने कहा अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, अंतिम। और इसी को सीख कर बापूजी का जंतर एनसीईआरटी की हर किताब में छापा जाता है, पहले पेज पर बापूजी का जंतर पढ़ा है ना। जब कभी तुम्हें कोई दुविधा हो, ध्यान से सोचो कि तुम्हारे इस कदम से उस आखिरी व्यक्ति को फायदा होगा या नहीं होगा। होगा तो काम करो, ये जंतर है। 100वें व्यक्ति की चिंता है, और जो चिंता महात्मा गांधी को है 100वें व्यक्ति की, वही चिंता पश्चिम में जिस व्यक्ति को है उसका नाम है जॉन रॉल्स। मुझे शक होता है कि जॉन रॉल्स महात्मा गांधी की आत्मा नेहरू पर पैदा हुई थी, वही व्यक्ति है। क्योंकि जॉन रॉल्स ने भी कहा, किसी जंजीर की मजबूती उतनी ही है जितनी मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी की है। क्योंकि किसी चेन को तोड़ना होगा तो कौन सी कड़ी तोड़ेंगे? जो सबसे वीक है। इसलिए कोई चेन उतनी ही मजबूत है जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। और जो समाज अपने सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत नहीं करेगा, वो समाज मजबूत कैसे होगा? ये जॉन रॉल्स का कथन है। और जॉन रॉल्स को पढ़ते हुए अक्सर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी एक नए रूप में आपके सामने खड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा लिख लेंगे कंसेंसस ओरिएंटेशन पर। तो कोशिश करनी है पूरे समाज को साथ लेकर चलने की, जहां तक संभव है। कभी कभी संभव नहीं होता, और 100 तो कभी नहीं आएंगे, 98 आ जाए, 99 आ जाए, 90 आ जाए, जो आ सके आ जाए। चौथा है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ये आप जानते हैं, देखो ना, इक्विटी का मतलब है बराबरी, और बराबरी का मतलब ये कभी नहीं होता कि नियम केवल बराबर कर देने हैं। बराबरी का मतलब होता है, देखो, एक होता है अवसरों की बराबरी, एक होता है अवसरों की पहुंच तक बराबरी। जैसे कोई कहे कि यूपीएससी के एग्जाम में भारत में कोई भी व्यक्ति जो 21 साल और 30 साल के बीच में है या 32 के बीच में है और जो ग्रेजुएट भी हो गया है, उसको 6 बार आईएएस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये बराबरी कौन सी है? आपने सैद्धांतिक बराबरी दे दी है कि कहने की बराबरी है। इसको बोलते हैं नेगेटिव इक्वालिटी, नकारात्मक समानता, यानी अंतरों का न होना नकारात्मक समानता है। भेदभाव नहीं है तो समानता है। पर आपको अच्छे से पता है कि भेदभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तार्किक, एक अतार्किक। अतार्किक भेदभावों का न होना और तार्किक भेदभावों का होना, ये समानता है। इसलिए अच्छी समानता वो है जिसमें तार्किक भेदभाव हैं किंतु अतार्किक भेदभाव नहीं है। मसलन इसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल देखता हूं कि मान लो कि एक बास्केटबॉल का मैच हो रहा है,
ये बास्केट यहाँ टंगी हुई है। खेलने वाली एक अमेरिका की टीम है, माइकल जॉनसन उसके कैप्टन है, जिनको मैजिक जॉनसन कहते हैं। उस टीम में जितने प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज हाइट 6.5 फीट के आसपास है। इतने लंबे लंबे पेड़ हैं सारे के सारे, वो सब लोग ऐसे 6 पेड़ एक टीम में है। 6 होते हैं 5 होते हैं? 5 होते हैं ना, 5 पेड़ एक तरफ है। और मैच है जापान की टीम से। ये जापान की टीम है, क्योंकि जापान में जो लोग हैं वो मंगोलॉइड है और मंगोलॉइड की एवरेज हाइट कॉकेशियाइड की तुलना में कम होती है। और आपने लगा दिया ये यहाँ पर और कहा कि बराबरी है, गोल करो। अमेरिका वाला बॉल लेके जा रहा है, जापान वाले के आसपास से बॉल उछाल के ले जाता है, बेचारा पकड़ नहीं पा रहा बॉल को, और यहाँ ले जाके यूं उछला ऐसे बॉल डाल देता है हाथ डाल के अंदर, और ये कितनी भी ताकत लगा दे पोल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आप चाहते हैं मैच बराबर हो तो दूसरा पोल यहाँ गाड़ो जिसमें टोकरी यहाँ होनी चाहिए, और फैसला इस बात से होगा कि एवरेज हाइट से उस जो टोकरी है उसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। एक निश्चित दूरी रख के अपने व्यक्तियों का साइज नहीं नापा तो ये बराबरी कहाँ हुई? ये तो बराबरी के नाम पे धोखा हो गया, भेदभाव हो गया। अब बताओ, अगर व्यवस्था ये हो कि भारत के कोई भी युवक युवती 21 से 32 में 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, ये बराबरी है, धोखा है? धोखा है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, कॉन्वेंट से पढ़ते हैं, उनके माँ बाप IAS हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो 17 साल 16 साल के होते होते 12वीं पास कर लेते हैं, 19 साढ़े 19 में ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद 1.5 साल पढ़ाई करते हैं और 21 में एकदम तैयार होते हैं कि एग्जाम दें और IAS बने। और दूसरी तरफ गाँव का होरी, वो 28 साल में ग्रेजुएट होता है 2-3 साल वो फेल हो गया, 3 साल यूनिवर्सिटी लेट चल रही थी, वो क्या करे? 28 में ग्रेजुएट हुआ, तब अचानक कहीं सुना IAS आवाज सुनी पहली बार उसने, फिर उसने किसी से पूछा, इंटरनेट भी नहीं, उसने किसी से पूछा IAS क्या होता है। 29 की उम्र में पता लगा IAS क्या होता है, 30 में ये पता लगा UPSC नाम की संस्था है, और तब तक पता लगा अटेम्प्ट खत्म हो गए। आप होरी से न्याय कर पाएंगे अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे? नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे जो SC ST हैं या OBC हैं उनके लिए एज एक्स्ट्रा होगी, अटेम्प्ट्स एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि उनके पास संसाधन उतने नहीं है, पहुंच उतनी नहीं है। कायदे से महिलाओं का आरक्षण UPSC में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3 उत्तर हैं, एक होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा हमारा सिलेक्शन होने के बाद से होना चाहिए। तो कौन सा उत्तर है सही इनमें से? नहीं, लड़के लोग बोलेंगे हमारा सिलेक्शन होने के बाद से होना चाहिए, है ना, हो जाए लेकिन हमारा सिलेक्शन होने दो फिर हो जाए। तो पहले सबके मन में आता है कि समाज सुधार तो हो पर मेरे बाद हो, मतलब मेरे ऊपर उसका असर ना है, मुझे उसका केवल फायदा मिले। एकदम होना चाहिए, धूमधाम से होना चाहिए। इस मामले में राज्य बेहतर है, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में सब में रिजर्वेशन महिलाओं का है। ये केंद्र सरकार पता नहीं क्या खा के सो रही है लगातार कुंभकर्ण की निद्रा में। इनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि किसी उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा महिलाओं का, ध्यान रखना है। महिलाओं का रिजर्वेशन वर्टिकल नहीं है भारत में कहीं भी, हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 सीटें हैं और 1000 सीटों में से मान लीजिए 7.5% हैं इसकी ST की, तो 75 सीटें हो गई। अब अगर आपने कहा कि महिलाओं की 1/3 सीटें हैं, इसका मतलब है कि इस 75 में से 50 ST पुरुष और 25 ST महिलाएं। ये होता है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। और वर्टिकल नहीं है का मतलब यदि कोई लड़की बहुत शानदार नंबर ले भी आएगी तो वो जनरल में ट्रीट होगी, ऐसा नहीं है। जो दिव्यांग वर्ग है और जो महिलाएं हैं उनका रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट व्याख्या है आर्टिकल 16(4) के तहत कि वो हॉरिजॉन्टल है, जबकि SC ST OBC ये 3 रिजर्वेशन जो हैं ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। वर्टिकल का मतलब आप जंप करके जनरल में जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब जंप करके जनरल में काउंट नहीं होंगे, आप काउंट उसी में होंगे। इसका मोटा सा मतलब ये हुआ, अगर 25 ST लड़कियां अपने यहाँ पे 75 में आ गई हैं तो एक को भी आरक्षण अलग से नहीं मिलेगा। अगर मान लो 75 में से 55 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, तो इन आखिरी 5 लड़कों को बाहर निकाल देंगे और ST लड़कियां जो इसके बाद सबसे ऊपर 5 हैं उनको इसमें ले आएंगे। बेशक कोई लड़की ST कैटेगरी से रैंक 1 ले आए तब भी वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में महिलाओं के आरक्षण का हिस्सा मानी जाएगी, ताकि आरक्षण की कुल लिमिटेशन जो 50% की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और जो संविधान संशोधन के बाद स्टार्ट हो गई है उसको क्रॉस ना करे। अब ये समझने के बाद बताओ आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब दे सकते हैं क्योंकि इससे हमें सीधा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो SC ST OBC लड़के हैं वो ध्यान रखना, आपकी सीटों में से 1/3, ये ध्यान नहीं रखना है, ध्यान नहीं रखना कि वो सीटें आपकी हैं नहीं जो बड़ी सोच रहे हैं। मेरी सीटों में से 1/3 आपकी कैसे हो गई? पूरे समाज की है, तो उनमें से 1/3, जबकि महिलाएं हैं कितनी? 1/2 है, होना चाहिए 50%, दे रहे हैं 1/3, और तब भी लोग धौंस दिखा रहे हैं कि क्यों दे रहे हो, सारा परिवर्तन अभी क्यों कर रहे हो? तो जब कोई पूछे अच्छी बात कहना। इंटरव्यू में लड़कियों से पूछे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, तो उनको बोलना है कि मतलब मेरी जैसी लड़कियों को तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हाँ मिलना चाहिए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, यही बोलना। जहां आपने कहा मिलना चाहिए तो वो आपके पीछे पड़े, क्यों मिलना चाहिए? पढ़ी लिखी तो हो, तुम्हारे पेरेंट्स तो ये करते हैं, क्यों मिलना चाहिए? आप कहेंगे सर जैसे मैं हूं, मैं तो अपवाद हूं, मुझे क्रीमी लेयर में काउंट करना चाहिए, लेकिन हाँ लड़कियां सामान्यतः बहुत ऐसी परिस्थितियों में है जहां उनको शिक्षा का बाकी मौके नहीं मिलते, तो एक वर्ग के तौर पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मेरे जैसी लड़कियां जिन्हें सुविधाएं पर्याप्त मिली है उन्हें क्रीमी लेयर में रख के बाहर कर देना चाहिए। एकदम ईमानदार उत्तर दे रहा है। तो लड़कों से अगर पूछे कि महिलाओं को आरक्षण मिले ना, मेरे बोलना सर जरूर देना चाहिए, सर न्याय ही नहीं हो पा रहा है ना ऐसे बोलना तो उससे बात ठीक रहेगी, वरना मामला बिगड़ जाएगा। अगला, अच्छा इक्विटी हो गया। इंक्लूसिवनेस का मतलब जानते हैं, जो वंचित वर्ग है उनको कहां ले आना है? मुख्य धारा में ले आना है। ये मुख्य धारा होती क्या वैसे? ये बड़ी समस्या है, मुख्य धारा क्या है? और बड़े समझदार लोग पूछते मुख्य धारा होती क्या है। जैसे जेंडर वाले बोलते हैं कि मेन स्ट्रीम इज नथिंग बट मेल स्ट्रीम, कि पुरुषों की धारा ही मुख्य धारा होती है। कौन सी मुख्य धारा होती है? अब आप भारत का सोचिए, देखिए अगर आप भारत की आबादी का सामान्य विश्लेषण करें तो भारत की आबादी में SC की संख्या कितनी है? लगभग 16% है। ST कितना है? 8% के आसपास है, ठीक है। OBC कितना? 52% है। आरक्षण मिलता है उनको 27, पर वो है 52%।
अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखी हो तो उनकी आबादी 52% है, पर क्योंकि आरक्षण की सीमा 50 थी, 22.5 पहले था SC/ST का, तो 27 दिया गया ताकि 50 से ऊपर ना टप जाए। 27% इसलिए मिलता है ओबीसी को, वरना 52 उनका बनता है उस हिसाब से देखें तो ये हो गया 76%। तो ये हो गए पिछड़े समाज वाले। बाकी 24 जो हैं उनमें से महिलाएं आधी निकाल लीजिए, इनकी महिलाएं तो उसमें आ गई पहले से, लेकिन जो बाकी जनरल बचे 24%, उनकी महिलाएं भी तो पिछड़ी मानी जाएंगी ना भाई। तो वीमेन को मान लीजिए 12% के आसपास, ठीक। उसके बाद अब थोड़ा सा माइनॉरिटी, थोड़ा सा दिव्यांग, ये सब करते करते अगर आपने इसको कर लिया तो ये 95% से ऊपर आएगी गौण धारा। ये जो गौण धारा है ये 95% है, और मुख्य धारा में 5% लोग आते हैं। समझ गए मेन स्ट्रीम क्या होती है? मुख्य धारा में वो 5% लाट साहब आते हैं जो संख्या में 5% है, और मौज उनके पास 95% के बराबर की है, इसलिए वो मुख्य धारा है। अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम हैं, पर अंग्रेजी के अखबार के विज्ञापन हिंदी अखबार से महंगे होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वाले कम हैं, पर माल उन्हीं की जेब में है, खरीदेंगे भाई। और इसलिए बड़ी लंबी सुंदर गाड़ियों के विज्ञापन हिंदी अखबार में नहीं आते, अंग्रेजी अखबार में आता है बड़ी गाड़ी का विज्ञापन। हिंदी में कौन सा आता है? नवरत्न तेल और ठंडा ठंडा, ये सब आता है, ये सब आते हैं। आप विज्ञापनों का अंतर देखिए, किस प्रोडक्ट का विज्ञापन आ रहा है, उससे आपको दोनों भाषाओं और मुख्य धारा गौण धारा का अंतर समझ में आ जाएगा। समझिए कुल मिला के। तो इंक्लूसिवनेस लाने का तरीका क्या होता है? हमारे देश में क्या तरीका है? एक तो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, आपको रिजर्वेशन मिलता हो चाहे ना मिलता हो, हमेशा ध्यान रखना एक सिद्धांत के रूप में रिजर्वेशन एक जरूरी चीज है। उसके इंप्लीमेंटेशन की समस्याएं अपनी जगह है, उनको ठीक करना चाहिए, पर रिजर्वेशन का विरोध करना दरअसल एक अच्छी सामाजिक समझ का विरोध करने के बराबर है। कभी करना भी हो तो आप बताइए कि उसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ रूल्स में समस्याएं हैं, कुछ लोग मिसयूज कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह ठीक बात है। रिजर्वेशन जो सारे के सारे उन सबका नाम बताइए। इसके अलावा और भारत सरकार क्या करती है इंक्लूसिव करने के लिए? जैसे एक वो जनधन खाता टाइप बता दीजिए, जनधन खाता हो गया, या ऐसी नरेगा एक जमाने में, आजकल चल रहा है क्या नरेगा, या मोदी जी ने निपटा दिया उसको भी? नहीं निपटाया, मनरेगा। तो जल्दी उसका नाम दीनदयाल अरेगा हो जाएगा। अभी महात्मा गांधी नरेगा चल रहा है ना, जल्दी उसका दीनदयाल उपाध्याय अरेगा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी क्या पॉलिसी है बताइए मुख्य धारा के लिए? सर्व शिक्षा अभियान है, बहुत बढ़िया, सर्व शिक्षा अभियान। राइट टू इक्वालिटी है, आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हल्ला क्लिनिक है, कौन सा मोहल्ला क्लिनिक, सॉरी मोहल्ला क्लिनिक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कितना कुछ तो है। आधार से कैसे होगा? मतलब आधार से लिंक कर देंगे, आधार से लिंक कर देंगे, ठीक बात है। लेकिन कुल मिला के हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार, क्योंकि हमारे संविधान में समाजवाद शब्द भी है और हम उस माइंडसेट को लेकर चलते हैं, तो इंक्लूसिवनेस के लिए हमारे देश में प्रयास काफी होते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी पर्याप्त नहीं है, उसके बाद भी कमी तो है। इसके बाद एक शब्द आता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये अभी थोड़ी देर में आपके सामने विस्तार में आ जाएगा, जब स्मार्ट गवर्नेंस पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम मैक्सिमम स्पीड से हो, न्यूनतम संसाधनों से हो। तो मिनिमम रिसोर्सेस खर्च करते हुए अगर सरकार अपने काम करती है तो आप कहेंगे एफिशिएंट सरकार है। अगर स्पीड ठीक है, जो सर्विसेज की डिलीवरी है उसकी स्पीड ठीक हो, एक्यूरेसी उसमें हो, तो स्पीड, एक्यूरेसी और सिंप्लिसिटी, सिंपल हो, आम जनता के लिए सरकार से संवाद करना मुश्किल ना हो, सिंपल हो। तो सिंपल, गुड स्पीड, एक्यूरेसी, मिनिमम रिसोर्सेज का प्रयोग करके अधिकतम रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि हमारी सरकार इफेक्टिव और एफिशिएंट सरकार है। और आमतौर पर ये चीजें हमारे देश में पिछले 10-20 साल से काफी प्रयास होना शुरू हुआ है। अब जीएस के बेस पे कुछ प्रयास बताइएगा, जैसे ई गवर्नेंस बता दीजिए, ऐसे कई चीजें अगले 4-5 दिन में आपके सामने आएंगी, उनमें से कुछ चीजें इसमें लिख सकते हैं। अगला शब्द है अकाउंटेबिलिटी। मैं वैसे भी ऐसे पढ़ाने वाला था, कोई खास बात थी नहीं इसमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में स्मार्ट गवर्नेंस में कई चीजें आएंगी। अब इसके नीचे लिखो एक शब्द स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस थोड़ी देर में आने वाली है, और स्मार्ट बच्चे बहुत पहले लिख चुके हैं इस चीज को, जल्दी से लिखो स्मार्ट गवर्नेंस। और स्मार्ट गवर्नेंस में जितनी भी चीजें आएंगी वो सब किसमें आ जाएंगी? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में आ जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो मैं 5 सेकंड वैसे रुक जाता हूँ, ठीक लग रहा है आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी हिंदी में बताइए क्या होगा? जवाबदेही या जवाबदेहिता। कुछ लोगों को लगता है कि अंत में टी आया है तो अंत में ता नहीं चाहिए, तो जवाबदेही से उनका मन नहीं मानता, फिर बोलते नहीं ता तो लगाना ही होगा कुछ भी करके, तो कई लोग ऐसे देहिता कर देते हैं, जवाबदेहिता। तो आपको इनमें से जो शब्द ज्यादा क्यूट लगे उसका इस्तेमाल कर ले, जवाबदेहिता या जवाबदेही। वैसे तो उत्तरदायित्व भी वही चीज है, उत्तर देने का दायित्व, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अच्छा अनुवाद है, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए अच्छा अनुवाद जवाबदेही ही रखिए। अब अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ाना चाह रहा हूँ। 2 ऑप्शन हैं, एक तो ये कि इसको रोक के ही पढ़ लीजिए, नहीं तो बाकी 2 पढ़ने के बाद अकाउंटेबिलिटी पे आनी है विस्तार में। अब शक ये हो रहा है कि जैसे बोलो थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे भागे फिर से। मेरी भागने की रुचि एकदम नहीं है ना। आप इसमें लिखिए, नीचे लिखिए अगले पेज पर अति विस्तार में, अगले पृष्ठ पर अति विस्तार में देखिए, ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। उसके बाद उसी पे आने वाले। और मैंने कहा था ना कि एथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी छूटा हुआ था हमारा। गुड गवर्नेंस जैसी होगा, फिर एथिकल में देखेंगे क्या क्या बातें आएंगी, स्मार्ट में क्या क्या आएगा, फिर अकाउंटेबिलिटी पर आ जाएंगे, उस पर विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी है और फिर है रिस्पॉन्सिवनेस। अगर कोई आपसे पूछे ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, गवर्नमेंट के मामले में इसका सिंपल सा मतलब है, इस पर शायद बात हुई है हमारी टॉपिक 3 में। क्या बताया था बताओ, देखते क्या बताया था। इसका मतलब है कि सरकार ने कोई निर्णय लिया
क्यों लिया, उसके आधार क्या थे, वो सारी बातें जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। तो सरकार के निर्णय, नियम, फैसले, एक तो ये सब चीजें, और उनके पीछे आधार क्या है, ये सब चीजें जानने का हक जनता के पास है। हमने उस समय तो एक मतलब एट्रीब्यूट के रूप में बात की थी, वैल्यू के रूप में बात की थी कि किसी इंडिविजुअल में ट्रांसपेरेंसी है तो क्या करेगा। वहां ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने निर्णय और उसके आधार उन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से बता के रखे जिनको पता होने चाहिए, तो उस व्यक्ति के भीतर ट्रांसपेरेंसी का सद्गुण है, वैल्यू है। सरकार के सेंस में सरकार कर दीजिए व्यक्ति हटा के। तो यदि सरकार जनता से जुड़े हुए निर्णय, फैसले, नियम, कानून और उनके लिए जाने के पीछे के आधार क्या थे, ये जनता से लगातार शेयर करती रहे, तो हम कहेंगे कि सरकार ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और सरकार की ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे सिटीजन चार्टर से सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। सिटीजन चार्टर आप जानते क्या होता है? हाँ, नागरिक घोषणा पत्र जो ऑफिस में लगा होता है ना कि इस ऑफिस में ये सुविधाएं मिलती हैं, इस नियम के तहत मिलेंगी, इतने दिन में मिल जाएंगी, वो सब क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। आजकल आप किसी भी सरकारी संस्था की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आरटीआई के अंतर्गत कुछ डिस्क्लोजर्स मिलते हैं। तो आरटीआई एक तरीका है। पहले सरकार ने कहा कि आरटीआई में आपको चिट्ठी लिखनी है, हम आरटीआई पढ़ेंगे एक दिन में ना, पूरा तरीका समझेंगे कैसे आरटीआई काम करता है। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ भाई आरटीआई पे उत्तर लिखना छोटी बात है, तो आप लिख देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि 3 दिन के बाद वो स्थिति हो कि आरटीआई का इस्तेमाल भी कर सके, आराम से धूमधाम से इस्तेमाल करें, बहुत शानदार चीज है वो, उसका इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो आरटीआई कैसे यूज करते हैं वो भी समझेंगे। तो पहले क्या था, सरकार ने तय किया कि जो किसी संस्था का मुखिया है वही राइट टू इन्फॉर्मेशन का कंप्लायंस ऑफिसर भी होगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आप कलेक्टर हैं, तो आपके कलेक्ट्रेट में अगर किसी ने सूचना मांगी है और सूचना नहीं गई तो जिम्मेदारी आपकी मानी जाएगी। तो हर अधिकारी क्या करता है, अपने बाकी ऑफिसर में से एक को बनाता है पीआईओ, पीओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक। उसका काम होता है सूचना के अधिकार के तहत आने वाली एप्लीकेशंस को सही समय में उनका जवाब देना, भेजना। अब क्या होने लगा, सरकार को पता था कि तबाही आने वाली है, तो उसने एक्ट में एक बात मेंशन कर दी कि ये एक्ट लागू होने के कुछ दिन की सूचना दी कि इतने दिन के अंदर सभी विभाग अपनी ओर से प्रोएक्टिवली अपने डिपार्टमेंट की प्रमुख सूचनाएं पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। ऐसा हो भी गया। अब आपको किसी विभाग के बारे में जानना हो, खट से उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसकी वेबसाइट के जो क्विक लिंक्स आपको दिखेंगे उनमें से एक आरटीआई नाम से जरूर दिखेगा। आरटीआई पे क्लिक कीजिए और जितनी सूचनाएं सामान्यतः उनके बारे में आप जानना चाहेंगे वो सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के रूप में उपलब्ध होगी, सब कुछ। जैसे यूपीएससी में कौन कौन मेंबर्स हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है, मतलब क्या अनुभव है, कहाँ से आए हैं, आप जानना चाह रहे हैं। अब इंटरव्यू का समय आ गया ना, अब कई बच्चे रिसर्च इसी पे ज्यादा करते हैं, अपने विषय पर नहीं करते हैं, मेंबर्स पे ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से, उसकी तैयारी कर लेते हैं, उस बैकग्राउंड की तैयारी कर लेते हैं। तो पहले पता ही नहीं लगता था, खुफिया जानकारी से पता लगाना पड़ता था कि ये मेंबर कौन है, तो उसके परिचित से पूछो। अब कितना बढ़िया है, नेट पे जाओ upsc.gov.in, खड़क से मारा सूचना का अधिकार, मेंबर्स, खट सारे मेंबर्स, सारे फोटो सहित, ये फोटो है, ये उसकी बैकग्राउंड है, सर्विस से इतने साल ये काम किया, इतने साल वो काम किया। बस ये नहीं पता लगता कि मनहूस है कि जिंदा दिल है, कि नंबर कैसे देगा ये नहीं पता लगता, बाकी सब पता लग जाता है और वो रिजल्ट में पता लग जाता है। आखिरी बात जो नहीं पता लगती है, तो ये सब चीजें ट्रांसपेरेंसी भारत में आपको मानना पड़ेगा पिछले 20 साल में खूब बढ़ी है। और ट्रांसपेरेंसी का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट की शुरुआत करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थी अरुणा रॉय, आप जानते होंगे। अरुणा रॉय ने राजस्थान में ब्यावर नाम का शहर है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत की। उसी आंदोलन में 2 लोग और भी शामिल थे, उसमें से एक का नाम है अरविंद केजरीवाल, एक का नाम है मनीष सिसोदिया। उस समय लोग संस्था चला रहे थे, परिवर्तन नाम की संस्था दिल्ली में चला रहे थे। देखिए नरेंद्र मोदी की खास बात क्या है कि चाय बनाने से लेकर अब तक के संघर्ष करके आए हैं। अरविंद केजरीवाल का थोड़ा अलग पर्सोना है, आईआईटी से पढ़े हुए व्यक्ति है, आईआरएस था। आईआरएस आदमी तो आपको पता है कि बुरियां भरी सकता जीवन में, पर उनकी छवि उस जमाने में ऐसी थी, क्योंकि हम तैयारी करते थे तो आइडिया रहता था कि कौन दिल्ली में नौकरी करते हैं। ऐसी छवि उस समय भी थी कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, पत्नी भी आईआरएस थी उनकी। और ये आदमी नौकरी छोड़ छाड़ के अपनी एनजीओ चला रहा था, परिवर्तन, छुट्टी लेके नौकरी से। परिवर्तन का काम था दिल्ली में सूचना का अधिकार लागू करवाना। दिल्ली में सूचना का अधिकार आ गया था, वो केंद्रीय अधिकार से अलग था उस समय। इन लोगों ने क्या आंदोलन किया, राशन की दुकानों पर सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया पहली बार, 2000 ईस्वी के आसपास की बात है। इतने जूते खाए इन लोगों ने, इतनी लाठियां, इतने मुक्के, इतने थप्पड़ खाए उस जमाने में। राशन की दुकानें, पता है कि संगठित षड्यंत्र चलता वहां पर। तो तब होता कि राशन आया, मान लीजिए 5000 लोगों के लिए, मुश्किल से 1000 को दिया, बाकी राशन का जो सामान आया बेच दिया मार्केट में, और वो या मार्केट के रेट से बेच दिया, ये क्या सामान नहीं आया, ये चलता ही था। इन लोगों ने क्या किया, और नियम क्या है कि जब आप राशन देंगे किसी को तो जिसको दिया उसके साइन करवाने होते हैं। इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत राशन विभाग से ये मांगा कि इन व्यक्तियों के राशन जब ये लेने गए तो पता चला कि राशन जा चुका है और इनका मानना है कि इन्होंने नहीं लिया है, तो कृपया वो कागजात हमें दिखाएं, फोटोकॉपी, जिनमें इनके हस्ताक्षर किए हुए हैं। अब मिले हुए लोग थे, उन्होंने राशन की दुकान को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं भाई, बेरोजगार लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने इनको ढूंढा, इतना पीटा, इतनी तोड़ाई की इन लोगों की, मतलब ये लोग बहुत सूझे हुए दिखते थे उस जमाने में। अब तो फिर भी स्लिम दिख रहे हैं, तो एकदम काफी सूझे हुए दिखते थे। इतनी पिटाई करवाने के बाद, और तब ये सूचना का अधिकार वो सब आंदोलन चला, फिर केंद्र में आ गया, और जब आ गया तो उसका इस्तेमाल कई लोगों ने किया, शानदार तरीके से किया। तो किसी अधिकार को लाने के पीछे कई लोगों की स्ट्रगल होती है, किसी किसी को फायदा मिल जाता है, जैसे ये दोनों मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हो गए, और भी लोग थे जो कुछ भी नहीं बन पाए, उनमें से कुछ की मौत भी हो गई, कुछ को जिंदा जला दिया गया, कुछ को मार मार के खत्म कर दिया गया, ऐसा बड़ा स्ट्रगल हुआ था। लेकिन अब दिल्ली में राशन की दुकानें आमतौर पर घपला करने से बचती हैं, और यदि वो बचती हैं तो उसमें पिछले 5 साल की सरकार की भूमिका नहीं है, सरकार बनने से पहले के जो मूवमेंट थे उनकी बड़ी भूमिका है। और ये ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाए सिस्टम में, तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम की जो डिलीवरी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है,
अंतिम बात है, अब ठीक चल रहा है, अब तो फास्ट नहीं है। जब तक कहानी ना मिले बच्चे को, उनको लगता है कुछ बढ़िया नहीं हुआ ना, अगर कहानी सुनाओ तो मजा आए। अंतिम है रिस्पॉन्सिवनेस। मूल बात ये है, जिसका आप स्पीड बोल रहे हैं ना, मूल बात ये है कि सर कहानी नहीं हुई। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है अनुक्रियाशीलता। इसका मतलब है कि सरकार को जनता के साथ जो संवाद करना चाहिए, वो संवाद कैसा होना चाहिए। जब भी जनता सरकार से कुछ बातचीत करना चाहिए तो एक तो होना चाहिए प्रोएक्टिव। कल ये शब्द आप बोल रहे थे ना, और मैं इस सेंस में हित नहीं कह रहा कि सरकार खुद ही अपनी ओर से करे, लेकिन जैसे ही समाज कुछ पूछना चाहिए, जैसे सिंपल एग्जांपल ये होगा, आपने कभी सुना कि जैसे दिल्ली में बिजली जाने वाली हो और पहले घोषणा हो रही हो कि आज शाम को 8 बजे से 8:05 तक बिजली नहीं रहेगी। दिल्ली में ऐसी घोषणाएं हो जाती है कई बार, 8 से 8:10, 8:20, 8:30 ऐसी घोषणाएं होती हैं। कभी कभी मतलब ये आश्चर्य होता है। ये मुश्किल से 15 साल का मामला है। 15 साल पहले दिल्ली में उतनी ही बिजली जा रही थी जितनी बाकी राज्यों में जाती है, उससे थोड़ी कम, लेकिन हाँ खूब जाती थी। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ डिस्ट्रीब्यूशन में, और एनडीपीएल और एक दो कंपनियां और आ गई। इन कंपनियों के साथ टाई अप हुआ, शीला दीक्षित की सरकार थी। तो जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क प्राइवेट कंपनी ने संभाला, प्राइवेटाइजेशन कई मामलों में अच्छा तो होता ही, अगर उससे सर्विस की डिलीवरी बेहतर हो जाए तो उसमें क्या बुरा है। तो जिस दिन ये हुआ उस दिन टाटा कंपनी का विज्ञापन आया। टाटा का ही इनमें से एक फर्म है, शायद एनडीपीएल टाटा की है या दूसरे वाली होगी, दो कंपनियां, बीएसईएस ये टाटा की, एनडीपीएल है। हाँ, तो विज्ञापन आया, उसमें एक बच्ची अपनी माँ से बात कर रही है। उसमें लिखा है, बच्ची पूछेगी मम्मी किताब में लिखा है कि पहले बिजली फेल होती थी, क्या बिजली पड़ती नहीं थी। यानी वो एक ऐतिहासिक तथ्य हो गया है। आज से दिल्ली में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हम संभालेंगे। अब बिजली का फेल होना इतिहास हो गया है, अभी वर्तमान नहीं है। और उसके बाद से लगभग वो सीधे सच में आ गई। जैसे दिल्ली में बिजली जाएगी, बहुत अनयूजुअल सी बात है, बहुत रेयरली कभी कुछ। अब ट्रांसफार्मर ही उड़ जाए फिर आप कहेंगे बिजली क्यों चली गई, तब तो अलग बात है ना। इतनी अमेरिका में भी जाती है, बना नहीं जाती है। तो सबसे अच्छी बात क्या, पहले क्या था, बिजली गई तो बिजली जाने पर लोग दो तरह से बिहेव करते थे। जैसे मान लीजिए गर्मियां हैं, रात को 11 बजे बिजली चली गई है और सब ऐसे ऐसे करते करते बाहर निकल गए, अपने घर के बाहर ऐसे ही कर रहे हैं बेचारे। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जैसे मैं हूँ, शांत से बैठे हैं, आएगी तो आ जाएगी, जब आएगी आएगी, क्या कर सकते हैं, तो पंखा करो बस, इससे क्या दिक्कत है। कुछ होते हैं जो लगातार फोन पे लगे रहते हैं, बिजली विभाग में फोन, कब आएगी, आई नहीं, अब तक नहीं आई, कब आएगी, बाइक उठाई, बिजली विभाग चले गए, बिजली नहीं आ रही है। इनकी वजह से और आधा घंटा लेट आती है बिजली, क्योंकि इतना तबाह कर देते हैं वो बेचारे, जवाब देने में आधी ऊर्जा खत्म हो जाती है उन लोगों की। अब कितना बढ़िया है, होना क्या चाहिए, बिजली जाने वाली है, सरकार पहले घोषणा करे आज शाम को 8 से 8:30 तक बिजली जाएगी, तनाव मत लीजिएगा, कुछ लाइनें ठीक करनी है, ठीक 8:30 पर बिजली आ जाएगी। और आती कब है, 8:15 पे आ जाती है। जितना टाइम बताते हैं उससे पहले ही आमतौर पर बिजली आ जाती है। ये जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस है, पर ये रिस्पॉन्सिवनेस प्रोएक्टिव है कि लोग पूछने वाले हम जानते हैं, लोग पूछेंगे ही तो क्यों नाम पहले बता के रखें, उससे हमारी भी ऊर्जा बचेगी। 500 फोन आएंगे, एक बार बता देने के बाद मुश्किल से 5 फोन आएंगे, वो 5 वो हैं जो सुनते नहीं खबर फिर फोन कर देते हैं, पर 400 पे 4 में कम से कम रुक जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है प्रोएक्टिव, पहली बात। दूसरा डिसेंट तरीके से, विनम्र तरीके से, और तीसरा अंडरस्टैंडेबल और पॉजिटिव तरीके से। तीसरा कर लीजिए पॉजिटिव, और चौथा अंडरस्टैंडेबल। तो इन चारों को हिंदी बताओ जल्दी से। प्रोएक्टिव का मतलब सक्रिय कर लीजिए, सक्रियता। प्रोएक्टिव यानी सक्रिय, डिसेंट यानी विनम्र, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, अंडरस्टैंडेबल यानी बोधगम्य। तो जनता के साथ सरकार सक्रिय, विनम्र, सकारात्मक और बोधगम्य भाषा में संवाद करे तो हम कहेंगे वो रिस्पॉन्सिव है। और ये बहुत शानदार बात होती है। वरना सरकारी ऑफिस की कल्पना आपके मन में कैसी, मुझे नहीं पता, मेरे मन में तो ऐसी है कि जहां गए वहां 5-6 मनहूस थके हुए चेहरे बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पर लिखा है कि दम है तो काम करवा के दिखाओ हमसे, और आप मतलब सिर पटक पटक के मर जाएंगे, उनके पास 1000 बहाने तैयार है काम ना करने के, आप काम करवा के देख लो हमसे। मेरे मन में ये छवि है, गलत हो सकती है, अगर आपके मन में ऐसी नहीं तो अच्छी बात है। और अब मेरे मन में नई छवि बन रही है कि आप उस ऑफिस के मुखिया बन के बैठे हुए हैं और सब लोग ठीक से काम करते हुए दिख रहे हैं। ये जो नई छवि मेरे मन में बन रही है आप लोगों को देखने के बाद, आपको जानने के बाद, वो ऐसी छवि बन रही है। और ऐसी बना देना जहां भी जाओगे। ये नहीं कि 2 साल बाद आप भी वैसा मुंह लेके बैठे हो, पहले 2 साल तो क्रांति बचा रखी थी और 2 साल के बाद शांति हो गई। चलिए, हाँ भाई बोलो, बोलिए बोलिए। हाँ, चारों का ये आंसर है। ठीक है, ये कह रहे हैं गुड गवर्नेंस की विशेषताएं, क्या लिखोगे, यही। गुड गवर्नेंस के संघटक तत्व, किन चीजों के मिलने से गुड गवर्नेंस होती है, यही। गुड गवर्नेंस के निर्धारक, किन चीजों के होने से निर्धारित होता है कि गवर्नेंस गुड है, यही। और लक्षण, यही। विशेषताएं, यही। आप लिखो तो यही है। इसमें हर एक में नहीं, हर एक में नहीं। जैसे एटीट्यूड में कंपोनेंट्स 3 थे, CAB, पर एटीट्यूड की विशेषताएं अलग थी। कहीं कहीं संघटक और विशेषताएं अलग हो जाती है। यहां संघटक और विशेषताएं सामान्यतः एक ही है, हर जगह अप्लाई नहीं होगा, इस केस में ये होगा अप्लाई। ठीक है, चलिए। अब इससे पहले कि एथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी समझें, एक बार याद करोगे कल हमने 2 गोले बनाए थे जो आपस में एक दूसरे को काट रहे थे। जल्दी से बताने के बीच वाला कौन सा था, जी। और ये वाला कौन सा था, ये वाला बताओ, ये वाला स्मार्ट गवर्नेंस, और ये वाला एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, तो एथिकल कोई बोल रहा है एजी नहीं आया इस पे, ईजी आ गया, जीजी आ गया, एसजी आ गया।
तो इथिकल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस आप समझ गए पूरा का पूरा, और मैंने कहा था कि गुड गवर्नेंस क्या है, इथिकल और स्मार्ट गवर्नेंस को मिक्स कर दें ठीक तरीके से तो जो हलवा बनता है उसका नाम है गुड गवर्नेंस। अब कोई आपसे पूछे स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, तो 5 शब्द इसके बारे में नोट कर लीजिए। स्मार्ट गवर्नेंस क्या चीज है? देखो, कुछ नेता लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज की फुल फॉर्म निकाल देते हैं। आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी काफी एक्टिव इस मामले में। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं आमतौर पर, 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे। हमने भी 10वीं 12वीं में खूब किया था, किसी दोस्त का नाम है उसकी फुल फॉर्म बनाते थे। आपने भी किया ही होगा, ये सब बकवास सब करते ही ये सब, तो वरना बड़े कैसे होंगे। किया आप लोगों ने सब, है ना, ये फुल फॉर्म बनाई कि ये हो गया, अब तुम्हारा मतलब ये है, अच्छी सी फुल फॉर्म। और दुश्मन कितनी खराब बनाते थे, सारे विलोम शब्द चुन चुन के उसकी बनाया करते थे और सारे अच्छे शब्द चुन चुन के दोस्तों की बनाया करते थे। आपने स्कूल में पहले कर लिया, वो अब कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा, कहते हैं कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा, पर मुझे अब्दुल कलाम साहब के नाम से मिला नहीं, मैं ढूंढ उनके नेट में मर गया हूँ। पर कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि अब्दुल कलाम साहब ने स्मार्ट की फुल फॉर्म में बताई थी। मैं अपनी ओर से ऐसा बोलने से बच रहा हूँ, आप बोलिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं एस से बनता है सिंपल, एम से बनता है मॉरल, ए से बनता है अकाउंटेबल, आर से बनता है रिस्पॉन्सिव और टी से बनता है ट्रांसपेरेंट। कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना वैसे भी, कैसे नहीं बनेगा। टी से ट्रांसपेरेंट हो गया, इसका मतलब जो सरकार सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट हो उसे बने स्मार्ट गवर्नेंस। ये कुल मिलाकर लफाजी है और कुछ नहीं है। लफाजी समझते क्या होता है? लफ्जों के माध्यम से चमत्कार करना जिसमें सेंस कुछ भी ना निकल रही हो। नॉन सेंसिकल किस्म का चमत्कार अगर हो रहा हो तो उसको बोलते हैं लफाजी, ठीक है। जैसे वही, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को जरा तबीयत से उछालो यारो, उछाल लो, उछालो, पता लगा आपने, चलो ओजोन लेयर फट गई। क्या बात है। ये तो लफाजी होती है, खुश करने के तरीके होते हैं, तो लोग करते रहते हैं ऐसा। चलिए, तो आप भी ना देखो, परीक्षक भी जो होता है 60 प्लस का होता है, और 60 प्लस का आदमी और 8 माइनस का आदमी एक जैसा होता है दिमाग में। उसको ऐसी बातें अच्छी लगने लग जाती हैं 60 के बाद, फिर से क्यूट बातें। तो पूछा स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, तो अब ना स्मार्ट गवर्नेंस को सामान्यतः इस रूप में जाना जाता है, और ऐसे SMART ऐसे करके आना, परीक्षक मस्त हो जाएगा, 10 साल छोटा हो जाएगा अपनी उम्र से खुशी के बाद। ये शुरू में करना, फिर ये मत कहना कि लफाजी है, फिर कहना कि हालांकि ये बात ठीक है लेकिन दरअसल इसका मतलब ये होता है, फिर असली मतलब क्या जाना। तो स्मार्ट गवर्नेंस में क्या होता है? स्मार्ट गवर्नेंस देखो, इसमें क्या है, 5 में से 4 जो हैं वो स्मार्टनेस के मामले में है। एक ये जो मोरल आ गया है ना, इससे लग रहा है कि मामला इथिकल की तरफ चला गया है। इसको छोड़ के बाकी चारों जो हैं वो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं। और स्मार्ट का बेसिक मतलब है सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। मैंने कल आपको एग्जांपल दे दिया था, एक एमएलए बेहद ईमानदार किंतु जनता पसंद नहीं करती है। एक एमएलए जिसने मतलब भ्रष्टाचार का संस्कृतिकरण किया, भ्रष्टाचार की का संस्थाकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन किया, और जनता उसकी दीवानी है क्योंकि वो स्मार्ट है। तो स्मार्ट गवर्नेंस अनिवार्यतः इथिकल होगी ऐसा नहीं है, इथिकल गवर्नेंस अनिवार्यतः स्मार्ट नहीं होती है। सबसे अच्छा आदर्श बिंदु वो है जहां दोनों मिक्स हो जाए, वो रामराज्य हो जाता है। तो स्मार्ट का बेसिक मतलब कोई आपसे पूछे क्या होता है, आप बोलना कि यद्यपि ये फुल फॉर्म है, लेकिन अगर सामान्य भाषा में कहें तो सबसे पहली बात जिसमें तकनीक का प्रयोग खूब हो। अगर तकनीक के प्रयोग के माध्यम से नई नई चीजें होती हैं। अब हर एक का एग्जांपल देते रहना, जैसे फास्ट टैग का एग्जांपल दीजिए, है ना, फास्ट टैग से कितना आसान हो गया, आराम से निकल रहे हैं। ऐसे जैसे स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस सिस्टम, स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस ना बच्चों की तो जरूरी है, टीचर्स की भी जरूरी है, और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनकी भी जरूरी है अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक तो पुराना तरीका हो गया है। अच्छा, अटेंडेंस के लिए जहां बायोमेट्रिक लगाते हैं लोग अपने अंगूठे में नुकसान कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अंगूठे पे चोट लग जाती है उनको बार बार। तो फिर होता है कि सारी उंगलियां करवा लेते हैं, फिर वो सारी उंगलियां प्रेस पे रख देते हैं ऐसे करके, जल्दी प्रेस पे, फिर सारी उंगलियां खराब हो गई, अब कैसे करें। तो आजकल एक नया तरीका आ गया है। मैंने कुछ दिन पहले देखा, मैंने खूब कोशिश की भागने की, और भाग नहीं पाया वहां से। मैं खुद स्टूडेंट भी साथ साथ रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ साथ साथ। तो पिछले साल में IIT दिल्ली से एक छोटा सा कोर्स करने गया मैनेजमेंट का। तो मुझे लगा कि क्लास कई बड़े चाट टीचर्स आते थे वहां, बहुत चाट टाइप के, झेला नहीं जाता था। और 6 घंटे की क्लास, तो कैसे कोई झेले। बीच में 2 ब्रेक, उसमें समोसा मिलता था, वही मेन चार्म लगा था वहां पर। तो मैंने पहले दिन अपनी स्कूल कॉलेज की आदत के अनुसार जैसे क्लास शुरू हुई, टीचर ने पीछे देखा, मैं साइड से निकल लिया बाहर। इस उम्र में तो ये है कि फोन आया नहीं, पर अपने फोन पे हेलो हेलो करके बाहर निकल गए, किसे पता फोन आया कि नहीं आया। पर अगले दिन देखा अटेंडेंस लगी हुई है कि नहीं, एब्सेंट से। मैंने ये कैसे कमाल हो गया, कैसे पता लगा, क्योंकि जो शीट आई थी तो साइन कर दिया था मैंने। फिर पता लगा कमबख्तों ने क्या कर रखा था, IIT के 2 बच्चों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, क्लास में 4 कैमरे टांग रखे थे, अटेंडेंस होती नहीं, आप आए, कैमरे ने पहचान लिया, अटेंडेंस लगा दी अपने आप। आप क्लास में कहीं भी बैठ जाओ, छुप भी जाओगे नीचे तभी पहचान लेगा वो, बस आपको आना है। और वो कैमरा अटेंडेंस कैसे लगा रहा है, आप कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड से कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड तक थे और कब नहीं थे। वहाँ अटेंडेंस ऐसे नहीं है कि सुबह का मुंह दिखाया भाग लिए और शाम को फिर मुंह दिखाई कर लिए वजह, कैसे नहीं होता है। कैमरा बताता है कि आप सुबह 9:02 पे आए थे 2 मिनट के लिए, फिर शाम को 5:30 पे आए थे 30 सेकंड के लिए, तो आपकी कुल अटेंडेंस 2.5 मिनट की है दिन भर की। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने टीचर्स के लिए एक व्यवस्था कर दी है जिसमें उनको रोज अपने स्कूल में जाके फोटो सेल्फी खींचनी होती है। बंद हो गई, बंद कर दिया। देखिए, कर्मचारियों ने आंदोलन किया कि ये हमारे मूल अधिकार के खिलाफ है, हम नौकरी करें और ऑफिस जाएं उसके लिए, रोज स्कूल जाएं हम काम करने के लिए, तो वेतन हमें ऐसे मिलना चाहिए। और आंदोलन किया, देखिए खत्म हो गया है। लेकिन तकनीक अगर तो आप समझ सकते हैं गवर्नेंस कितनी स्मार्ट हो जाएगी, उसके बाद कोई घपला ही नहीं। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल देखना, दिल्ली में चालान व्यवस्था।
अगर आप दिल्ली में किसी अच्छे ड्राइवर के साथ घूमेंगे जिसको एक्सपर्ट तरीका आता है ना, आप देखेंगे वो अच्छा चला रहा है, 80 की स्पीड, 90 की स्पीड, अचानक कर देगा 50 की स्पीड, फिर 300 मीटर 50 पे चलाएगा, फिर 80, 90, फिर 5 किलोमीटर, फिर 50 की स्पीड कर लेगा। आप सोचेंगे पागल तो नहीं हो गया ये लहरदार तरीके से क्यों चल रहा है? वो बताएगा नहीं, जहाँ जहाँ कैमरा होता है ना हम स्लो कर लेते हैं। उसको कैमरे की लोकेशन पता है अच्छे तरीके से, कैमरा कहाँ से कहाँ कैच करेगा, वहाँ स्लो, बाकी फास्ट। पर केजरीवाल को ये भी पता है, उसने और कैमरे मंगवा लिए, वो हर जगह लगा देगा, अगले इलेक्शन में हर कार के नीचे लगा देगा कि उसी से देखेंगे कितनी स्पीड से चल रहा है। तो चालान क्या होता है, कैमरा कैच करता है, चालान सीधे आपके अकाउंट में, ऐप में एक्टिव हो जाता है। कोई नहीं आ रहा चालान मांगने के लिए घर पे, ना चिट्ठी ना पत्री, कुछ नहीं आता है। जिस दिन आप उस ऐप को खोलेंगे, अपनी गाड़ी चेक करेंगे, उस पर पता लगा 20-22 चालान लिखे होंगे एक साथ, और वो चालान फिर सारे पे करने, पे भी कैसे करें, पेटीएम ऑनलाइन पे करो। आपने देखा चालान 22 चालान कितने के 18,000 रुपए के हैं, उस पर ऑप्शन बड़ा सा बना हुआ है पे नाउ। आपने कहा पे नाउ, फिर आपके अकाउंट आ गए सारे, अपने अकाउंट डिटेल दी, पे हो गया, और फिर दिल्ली पुलिस आपके साथ, आपके लिए हमेशा साथ फिर ये लिखा हुआ था। अब कितना सरकार स्मार्ट हो गई, सरकार अपने सारे खर्चे निकाल लेगी ऐसे ही। तो ये सब चीजें क्या होता है। दूसरा है नवाचार, मतलब तकनीक का प्रयोग तो नवाचार है ही, तकनीक के अलावा भी नवाचार हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा नया नया तरीका निकालते रहना जिस तरीके से चीजें आसान हो सके, सॉल्व हो सके। नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया सर्टिफिकेट वाला, उसका जिक्र आप जरूर करें। वो तकनीक भी है और वैसे भी है कि आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं आप उन सबको स्कैन करके भारत सरकार के जो रजिस्ट्री है उस पर अपलोड कर दें, बात खत्म। ई लॉकर जिसको बोलते हैं ना, डिजी लॉकर है, कितना आसान हो गया। अब कहीं अप्लाई करना है, कुछ करना है, तो आपको मेरे ख्याल से सिर्फ अपना एक कोड नंबर लाना पड़ता हुआ, या आधार कार्ड से लिंक्ड है। अच्छा, इसका मतलब ये हो कि आधार से लिंक आपका है, और जैसे ही आपने कहीं अप्लाई किया, आधार कार्ड का जिक्र आया, आपके सर्टिफिकेट्स अपने आप पहुंच गए, आपको उस झंझट की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कुछ नवाचार, तो इसमें लिखो डिजी लॉकर। ऐसा कोई भी और सिस्टम हो तो उसका भी जिक्र करें, जो भी आपको उसमें से बेहतर लगे। तीसरा होता है डायनामिज्म। डायनामिज्म का मतलब गत्यात्मकता। गत्यात्मकता का मतलब है कि सरकार स्थिर नहीं होती है, जैसे जैसे कोई समस्या आती है वैसे वैसे समाधान खोजना, अप्लाई करना, फिर समाधान खोजना, फिर अप्लाई करना। तो रूढ़ ना होकर के लगातार डायनामिक रहे। तो जिस सरकार में डायनामिज्म आपको खूब दिखे, आप कहें कि वो बेहतर है। चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी अनुक्रियाशीलता। स्मार्ट सरकारें जो होती है ना, तुरंत रिस्पॉन्स देती हैं। आजकल आप देखें जैसे पुणे पुलिस आजकल बड़ा कमाल कर रही है। तो ट्विटर हैंडल्स आजकल सारे नेताओं के हैं, सारे मंत्रियों के हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के हैं, सारी बड़ी कंपनियों के हैं। आजकल बड़ा आसान हो गया है। आप ट्रेन में हैं, ट्रेन में कोई बदतमीजी करते, सीधे आप रेलवे मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पे उसको क्या करते, टैग करके अपनी बात लिखिए, और ठीक ठाक संभावना है कि 5, 10, 15 मिनट के अंदर कोई ना कोई अधिकारी आ जाएगा या उसका फोन आ जाएगा। ये रिस्पॉन्सिवनेस है। सुषमा स्वराज इतना कमाल करती थी। कोई विदेश में फंसा हुआ भारतीय है, किसने लिखा ट्विटर पे, और विदेश मंत्री सारा काम छोड़ के पहले उसको बचाती थी। सुरेश प्रभु भी ऐसा करते थे जब रेल उनके हाथ में थी। फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो आया कि जब प्रभु के हाथ में रहे तब भी नहीं बचे तो फिर कैसे बचेंगे। और नरेंद्र मोदी पता ही है, वो तो इन सब चीजों में बहुत आगे रहते हैं, रिस्पॉन्स भी देते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन पुणे पुलिस से बड़ा शानदार काम कर रही है। अगर कोई बढ़िया सा आईपीएस, बढ़िया सा आईएएस कहीं एक्टिव हो जाए ना, तो वो ट्विटर वगैरह के माध्यम से कमाल कर देता है। अभी आज ही आया है 3 इडियट्स का एक जो फोटो है वो पेश कर दी है, जिसमें 3 लोग एक बाइक पे हैं और साथ में संकेत दिए कि ऐसे चलाना मत, फिल्मों में अच्छा लगता है वरना हम पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। और ऐसे ऐसे बड़े रोचक रोचक से हंसी मजाक वाले। एक आदमी ने कहीं लिखा किसी सोशल मीडिया पर किसी को कोकेन चाहिए तो उससे संपर्क करें, तो पुणे पुलिस ने उसको टैग करके लिखा कि हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आप कहाँ मिलेंगे, हम आपको ही ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से, आप कहाँ मिलेंगे। और इस तरह से थोड़ा सा सरकार एक्टिव रहे तो चीजें बेहतर रहती है ना। समझ में आ गया। चलो, और इसमें नंबर 1 सिंप्लिसिटी और ले लीजिए। सिंपल का मतलब सरकार जितना सिंपल तरीके से काम करे, तामझाम ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना भारत में फॉर्म भरते भरते आधी उम्र खत्म हो जाती है। क्या तमाशा है, अरे एक फॉर्म भरा सब जगह चला गया, बात खत्म हो गई, कितने फॉर्म भरेंगे। अब कितना आसान है, अधिकांश कामों के लिए आप कहीं जाएंगे, अंगूठा लगाएंगे, डिटेल सारी आ जाती है क्योंकि आधार कार्ड से लिंक्ड है। कई लोग बोलते प्राइवेसी बचाओ, आधार मत बताओ किसी को, प्राइवेसी बचाओ। और गूगल यूज करते हैं, अगर आप गूगल यूज करते हैं तो प्राइवेसी के पापा मम्मी सब मर चुके हैं। प्राइवेसी तो छोड़िए, गूगल को हर क्षण पता है कि आप कहाँ हैं। समझ रहे हो, आप कहाँ कितनी देर के लिए थे ये भी पता है, किस रास्ते से गए थे ये भी पता है, एवरीथिंग। हाँ, गूगल अनुमान से ये भी बता सकता है किसके साथ थे। अगर उसके पास भी फोन है और उसमें गूगल एक्टिव है और आपके फोन में भी एक्टिव है तो पूरी संभावना गूगल बता दे। और गूगल का रात दिन इस्तेमाल करने वाले, और जब गूगल ने पूछा था टर्म्स कंडीशंस पढ़ लो तो आपने क्या किया, आई एग्री। उस दिन तो पढ़ा नहीं था, है ना। इसलिए जिनको गूगल का आइडिया नहीं, बाद में उनको सलाह देते हैं कि एक बार गूगल अकाउंट में जाओ अपने, उनको पता नहीं था कि ये भी कुछ होता है। जब जीमेल यूज करें तो अपना गूगल अकाउंट देखिए, उसमें बहुत सारे डब्बे खुले हुए मिलेंगे, उसमें से गूगल हिस्ट्री, उसमें जाइए, गूगल लोकेशन में जाइए, उसकी हिस्ट्री देखिए। वो मतलब इतिहास लेखन का सबसे बड़ा साक्ष्य भविष्य में वही होने वाला है। अभिलेख सब बेकार हो गए, अब इतिहास लेखन का सही आधार बनेगा गूगल लोकेशन की हिस्ट्री। हाँ, डिलीट करने पर आपके पास डिलीट हो जाती है, वहां नहीं होती है। जैसे समझदार लोग व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं ताकि कॉल रिकॉर्ड ना हो, और व्हाट्सएप की कॉल आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप करता है और हमेशा करता है। और अगर किसी देश की सरकार के साथ व्हाट्सएप का समझौता हो जाए, जो कि भारत में लगभग हो चुका है,
तो आज से अधिकतम 6 महीने के अंदर मान के चलिए कि एडीजी रैंक का अधिकारी व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग भी करवा सकेगा किसी भी 2 व्यक्तियों की, अगर उस पर कोई शक है तो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहने की बात है। जिस दिन गूगल का समझौता भारत सरकार से हो गया, भारत सरकार खूब दबाव बना रही है इस समय, जिस दिन वो समझौता हो गया, वो इंक्रिप्शन का कोड व्हाट्सएप के पास तो है ही ना भाई, हमारे पास नहीं है ना। इंक्रिप्शन के कोड इतने अच्छे हैं कि व्हाट्सएप वाले भी नहीं जानते क्या कोड लगाया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक लगता रहता है। और वो जिस सिस्टम से लगता है वो सिस्टम तो उनके पास है ही ना। अगर उनको कोई सरकार मजबूर कर दे कि हमें इन व्यक्तियों की बातचीत सुननी है, चाहे वीडियो कॉल थी, ऑडियो कॉल थी, कुछ भी थी, या व्हाट्सएप चैट मैसेज से आपने मैसेज किया, डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर ऑल। वहां डिलीट नहीं होता है, वहां नहीं होता डिलीट, यहां डिलीट होता है। जैसे गाली लिख के भेजी थी, बाद में मिटा दी, तो गाली वहां सेव्ड है। और जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन वो साक्ष्य निकलेंगे, खुदाई वहां होगी, अगली बार एक्सकेवेशंस वहां होंगे। समझ गए? अच्छा, इसके बाद पता क्या होता है, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर जानना, उसका फोन 2 दिन के ले लीजिए आप। आजकल कैरेक्टर की सबसे अच्छी पहचान ये मानी जाती है, उसके फोन, मतलब फोन ले लें और साथ में थोड़ा सा तकनीक का ज्ञान आपको हो, जो उसने मिटा दिया उसको आप वापस रिट्रीव कर सकते हो, तो उसके बाद ठीक है। लेकिन सबसे खुशी की बात कि आजकल क्या माहौल बन गया है, सबको ये भरोसा है कि सब एक जैसे हैं। इस भरोसे से दुनिया चल रही है कि अरे जिस दिन हम पकड़े जाएंगे उस दिन सारे पकड़े जाएंगे। और जब सारे पकड़े जाएंगे तो हमारा ऐसा क्या है ना भाई, हर व्यक्ति वही तो कर रहा है जो बाकी लोग भी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति खास कुछ कर रहा है फोन में, से क्या कर लेगा। तो इसलिए सब लोग को एक भरोसा है कि अंत में सब एक जैसे, थॉमस हॉब्स जिंदाबाद। और उस हॉब्स के होते हुए हम अलग से नहीं फंसेंगे, फंसेंगे तो सब फंसेंगे। ठीक, नहीं कोई चेक नहीं करता। अरे यार कह रहे सिलेक्शन होने के बाद फोन चेक तो नहीं होता था। नहीं फोन चेक नहीं होता। हाँ, अगर आपने अपने फोन से कोई मैसेज या ईमेल किसी को लिखा, उसमें कुछ लिखा था और उसने सेव कर लिया था और पुलिस में दे दिया, तो कई चीजें चेक हो सकती है उसके बाद। मतलब सरकार इतनी बेरोजगार भी नहीं है कि आपका फोन चेक करेगी उसके बाद, इतना काम थोड़ा सरकार के पास है। चलो, तो स्मार्ट गवर्नेंस का बेसिक मतलब है डिलीवरी सिस्टम्स बेहतर हों, और जो सरकार डिलीवरी सिस्टम्स के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करे उसको बोलते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार, जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार। आप जब भी किसी का नाम लो, 2 या 3 का नाम लो, या किसी का नाम लो, या बोलो जैसे युगांडा की वर्तमान सरकार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी देश का नाम बोलो, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर अपने देश की सरकार का नाम बोला तो आपको सेफ रहने के लिए 2-3 विरोधी पार्टियों के नाम बोलने होंगे, तब जाके मामला ठीक रहेगा। ठीक है, चलो तीसरा बिंदु इथिकल गवर्नेंस। उसमें जो 2-4 बातें आएंगी वो भी जल्दी से नोट कर लीजिए। इथिकल गवर्नेंस, देखो इथिकल गवर्नेंस की 2 बातें। पहली बात, जब सरकार की फिलॉसफी, दर्शन में गहराई, वही तो कह रहा हूं, गहराई ज्यादा हुई ना, सरकार पे सूट नहीं करती उतनी। सरकार की विचारधारा यदि नैतिकता पर आधारित हो, नैतिकता पर टिकी हो, ठीक। और ये नैतिकता कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जिन देशों का संविधान ठीक है ना, उसमें यह संवैधानिक नैतिकता चल जाएगा। यहां संवैधानिक चौपट है, फिर उसके बाद आप क्या बात करेंगे। तो पहली बात, अगर सरकार की विचारधारा संवैधानिक नैतिकता पर टिकी हो, और दूसरी बात, सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं, तो सरकारी कर्मचारी, मंत्री भी कर्मचारी भी, सरकारी मंत्री कर्मचारी नैतिक मूल्यों से युक्त हो। इनमें अथवा लगा हुआ है या तथा लगा हुआ है, दोनों के बीच में क्या लगाना है, अथवा या तथा। तथा, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप कहेंगे उस गवर्नेंस को हम कहेंगे इथिकल गवर्नेंस। स्पष्ट यहां तक। अब जल्दी से 4 अच्छे शब्द बताओ जो सरकार की विचारधारा संवैधानिक नैतिकता को समझाएं। जैसे एक होता है धर्मनिरपेक्षता। सरकार कौन कौन से मूल्यों पर ध्यान दे तो आप कहेंगे कि सरकार नैतिक रूप से ठीक काम कर रही है, धर्मनिरपेक्षता है ना। दूसरा आप कह सकते हैं कि जनता के जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षण करे, तो फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण, उन्हें छीने नहीं, संरक्षण करे। फंडामेंटल राइट में अगर 1-2 लिखना ही हो तो आप कह सकते हैं निजता का अधिकार, आजकल उसका खूब चल रहा है। सबसे सुंदर मूल अधिकार पता है कौन सा है, नींद का अधिकार। सुना आप लोगों ने, रामदेव जी का आंदोलन चल रहा था रामलीला मैदान में, और सरकार बड़ी परेशान थी उस जमाने में, सरकार क्या करे, कैसे मैनेज करे। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने कहा निपटाओ इन लोगों को। रामदेव का टेंट भी 5 स्टार टेंट था, तो लोग आराम से सोते थे उसके अंदर। तो रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस आई, जो सो रहा था उसे तोड़ाई की ठीक से पहले तो सीधे। आप सोचिए लोग सो रहे, खड़ाक से लाठी, ये भी नहीं कि उठो जरा उठो लाठी खा लो, ऐसे नहीं, सीधे लाठी मारना शुरू कर दी। आप सोचिए लोग उठे और भागे अचानक। अभी मैंने आज क्लास में व्हाट्सएप पे वीडियो देखा, किसी ने भेजा, एक बिल्ली है, 1 मिनट का वीडियो है, 40-50 सेकंड का, एक हॉरर फिल्म देख रही है बिल्ली। तो सामने टीवी चल रहा है, बिल्ली के चेहरे के भाव बड़े अच्छे हैं, डरावना सीन आता है, चेहरे की पुतलियां फैल जाती हैं, ऐसे थोड़ी पीछे हो जाती है, आवाज आती है। अंत में वो औरत मर गई है शायद, चाकू वाकू लगा होगा, जोर से चिल्लाई, तो बिल्ली कूद के नीचे गिरी वहां जाके। तो कुछ वो सिचुएशन मुझे याद आ गई उससे कि वो सो रहे थे, अचानक लाठी पड़ी जोर से, लोग भागे। तो लोगों ने रामदेव जी को बताया कि देखो लाठियां पड़ रही हैं। वही एक ऐतिहासिक मौका होता है जब पता लगता है कि नेता बनने लायक है या नहीं है। तो रामदेव जी ने क्या किया पता ही आप लोगों को, कहने की बात नहीं।
किसी महिला का सूट था, वो पहना, ऊपर से चुन्नी मुन्नी ऐसे ली और भाग गए। लेकिन उसके बाद भी मेन गेट पे धर लिए गए पुलिस के हाथों, पर पुलिस ने गाड़ी में बिठाया, एयरपोर्ट ले गए, सीधे हरिद्वार ले गए कि वहां से आंदोलन करेंगे तुम्हारा, यहाँ बहुत हो गया। तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुबह उठते हुए अखबार पढ़ा, चौहान साहब थे, जज साहब थे, रिटायर होने वाले थे, प्रसिद्ध नहीं हो पाए थे तब तक। सुप्रीम कोर्ट का जज प्रसिद्ध ना हो पाए, रिटायर होने वाला हो, तो उन दिनों नया मूल अधिकार आ ही जाता है। मूल अधिकार कहते हैं कि पेट से है मूल अधिकार उस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर समझ गए क्या होता है, सुन तो लो, छोड़ दें इसको। तो चौहान साहब ने अखबार पढ़ा, सुवो मोटू कोग्निजेंस लिया, सुवो मोटू, सुवो मोटो भी कहते हैं, सुवो मोटू भी कहते हैं, मोटू सही शब्द है, MOTU, सुवो मोटू कोग्निजेंस, स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को बुलाया कि क्या बदतमीजी है। पुलिस समझ गई कि रिटायर होने वाला है। पुलिस ने बहुत समझाया कि सर ये लोग तबाही मचा रहे थे, होम मिनिस्टर के आदेश थे, क्या करते। बोले मैं भी क्या करूँ, रिटायर होने वाला हूँ, कुछ तो न्यायाधिकार देना ही होगा। तो बोले देखो, जो सोया हुआ आदमी होता है वो अर्धमृत होता है, हाफ डेड, और हाफ डेड व्यक्ति पर हमला करना किसी भी सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जा सकता। और ये भी ध्यान रखना है कि पर्याप्त नींद का अधिकार मूल अधिकार है। यही लिखा राइट टू एडिक्वेट स्लीप। पर आर्टिकल 21 में 21 रबड़ का आर्टिकल खिंचता रहता है, तो पर्याप्त नींद का अधिकार मूल अधिकार है। और उसके बाद अखबार में हल्ला मच गया और बच्चे क्लास सुनने लगे उसके बाद से कि पर्याप्त नींद नहीं मिली, पुलिस वाला ट्रैफिक चौराहे पर वहीं से हो गया कि पर्याप्त नींद नहीं मिली, क्या करें। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक स्पीच में कहा कि हम अपने जजेस से निवेदन करेंगे कि किसी मूल अधिकार की घोषणा करने से पहले ये देख लें कि वो अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। केवल शौक पूरा करने के लिए, इतिहास में नाम लिखवाने के लिए ऐसा करने से बचे। ये चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट आई थी इस बात को धिक्कारते हुए। स्पष्ट है, सबसे क्यूट फंडामेंटल राइट कौन सा है, राइट टू स्लीप। चलो, तो संवैधानिक नैतिकता में धर्मनिरपेक्षता हो गया, फंडामेंटल राइट्स निजता जैसे इनका संरक्षण हो जाए। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय है, ये मूल्य, समानता का मूल्य यानी धर्मों की समानता, पुरुष स्त्री की समानता, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो समानता में आप जेंडर इक्वालिटी भी कर सकते हैं, और जो बाकी है इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। और समानता को लाने का मैकेनिज्म क्या है, रिजर्वेशन है, या वो सारी पॉलिसीज जो भी आप बता रहे थे ना, जो इंक्लूसिवनेस की पॉलिसीज है, उन सब का जिक्र करें। और जो अन्य वर्ग हैं, जैसे बूढ़े हैं, दिव्यांग हैं, जो भी वर्ग सामान्य जीवन की तुलना में किसी न किसी रूप में नुकसान की स्थिति में है, उन सभी के प्रति सरकार की अप्रोच इंक्लूसिव और सेंसिटिव होनी चाहिए। अगर वो सब है तो आप कहिए कि हमारी सरकार ठीक तरीके से काम कर रही है। ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो मानवाधिकार कर लीजिए, एक शब्द मानवाधिकार। यहां तक कि रिफ्यूजी राइट्स भी कर लीजिए, शरणार्थियों के अधिकार भी अगर कोई सरकार ठीक से दे रही है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए। अगर कोई देश रिफ्यूजीज को भी राइट दे रहा हो ना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। जिगर आराम से नहीं होता है, पर कुछ सरकारें करती हैं, सब हिम्मत दिखाती हैं। स्पष्ट हो गया, ये इथिकल गवर्नेंस का पहला हिस्सा, जहां सरकार की फिलॉसफी से बात हो रही है। ठीक, अब दूसरा हिस्सा, अगर अधिकारी और नेता लोग कुछ मूल्यों से युक्त हैं तो इथिकल गवर्नेंस ठीक तरीके से काम करेगी। वो वही है जो टॉपिक 3 और कुछ टॉपिक 6 में आए थे। 3-4 अच्छे बताइए। जैसे एक था इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी की बहन कौन थी, और दूसरी बहन जो कली मिली, पॉवर्टी नहीं, प्रोबिटी। तो 3 बहन है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी। ठीक है, और जिसमें वंचित वर्गों के प्रति सदाशयता का भाव हो। टॉलरेंस वंचित वर्गों के लिए नहीं होता है, टॉलरेंस तो होता है विरोधियों के प्रति। तो टॉलरेंस से मिलता जुलता क्या हो सकता है, उसको अलग कर दे, टॉलरेंस अलग रखिए। तीसरा कीजिए कंपैशन। अच्छा, टॉलरेंस के साथ सहिष्णुता भी लिख लूं। अच्छा, कंपैशन हो गया, एम्पैथी हो गया, सेंसिटिविटी, हाँ, स्पिरिट ऑफ सर्विस, एक वो ध्यान है डेडिकेशन या कमिटमेंट। तो चौथे में कर लीजिए कमिटमेंट और डेडिकेशन। बस अगर ये सब वैल्यूज हैं मंत्रियों में और सरकारी अधिकारियों में, तो आप कह सकते हैं कि कुल मिला के जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे कि वो एक ऐसी सरकार है जो इथिकल गवर्नेंस की कसौटियों पर खरी उतरती है। स्पष्ट है कोई बात? अब कोई आपसे इथिकल गवर्नेंस पूछे 150 शब्दों में लिख लेंगे, स्मार्ट पूछे तो भी लिख लेंगे, गुड पूछे तो भी पूछ लेंगे, और डायग्राम बना देना हर एक में जो पूछे। ठीक है, चलो अब एक शब्द लेंगे अकाउंटेबिलिटी। ठीक, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, मोटी मोटी बात क्या है, कितने प्रकार की है और इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अकाउंटेबिलिटी क्या है। यूपीएससी इसका अनुवाद खातीयता भी कर सकती है। कैसे? अकाउंट यानी खाता और एबिलिटी ईयता। तो खातीयता से आप क्या समझते हैं? आप सोचिए ये क्या है भाई, अब ये कहां से आया? तो खातीयता से आप क्या समझते हैं?
आयरन प्लांट का अनुवाद कहते हैं, एक बार किया था लोहे का पौधा, पता नहीं किया था नहीं, बात तो बहुत फैल गई थी, मुझे पेपर में दिखा तो नहीं कहीं, पर कई लोगों ने बहुत फैलाया कि ऐसा हुआ है, पता नहीं। दूसरा है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, और तीसरा कैसे इसे मजबूत बनाएं, इसे कैसे मजबूत बनाएं। तो क्या लिखोगे, बोर्नवीटा पिलाएं, उससे मजबूत बनेगी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आपको ये समझ आता है, पढ़ाई के बाद मजा नहीं आता, यही सब उठपटांग बातें तो आप खुश रहते हैं, आज थोड़ा सा पढ़ाया तो सब तरह में पढ़ा रहे हैं, तो हम इसलिए थोड़ा आते हैं यही हो रहा है ना आप लोगों के साथ। चलो अकाउंटेबिलिटी क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है अकाउंटेबिलिटी। वाह, देखो इसका मतलब क्या है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के पास किसी मामले में डिस्क्रिशन हो, देखो शुरू किया था अभी तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है, पहली बात, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी मामले में डिस्क्रिशन हो, ये पहली कंडीशन है डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, विवेकाधीन शक्ति या विवेकाधिकार। भारतीय संविधान में सबसे सॉलिड डिस्क्रिशन दी गई गवर्नर को। संविधान में लिखा है जिन मामलों में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति दी गई है, उनके अतिरिक्त शेष मामलों में वह मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करेगा। आर्टिकल 153 शायद है ना। और उसके बाद क्या लिखा जानते हैं, किन मामलों में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है, इसका फैसला करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। पूरे भारतीय संविधान में विवेकाधीन शक्ति के पापा कौन है, राज्यपाल है। विवेकाधीन शक्ति जिन मामलों में है उन्हें छोड़कर बाकी में मुख्यमंत्री की सलाह मानेगा, और विवेकाधीन शक्ति किन मामलों में है यह तय करना उसकी विवेकाधीन शक्ति है। वाह, इसी से कुछ राज्यपाल मदहोश हो गए थे। राष्ट्रपति जो पहले थे हमारे, जो 2 बार रहे, वही मदहोश हो गए थे, बाबूजी राजेंद्र प्रसाद, वो 3री बार के चक्कर में भी थे। उनका मन था कि मृत्यु पर्यंत मैं राष्ट्रपति ही रहूं, और नेहरू जी बहुत खुंदक में रहते थे उनसे। तो सुप्रीम कोर्ट से कहलवाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में लिखा कुछ भी हो, राष्ट्रपति राज्यपाल इंग्लैंड के सिस्टम पर हैं और उन्हें केंद्र सरकार की सलाह माननी ही होगी। और फिर नेहरू जी ने 1958 में कहा कि मैं विधेयक ला रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कोई अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है, अमेरिका की तरह। वो बोले कि विधेयक की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी नहीं बनना चाहता हूँ अगली बार। फिर विधेयक आया नहीं, फिर वो चले गए। फिर कौन बने सेकंड राष्ट्रपति, कौन थे हमारे, जो फिलोसफी के टीचर थे, ये बताएंगे सुब्रत बाबू। फिलोसफी के टीचर थे बहुत बड़े, हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो बने। चलो, तो पहली बात डिस्क्रिशन होनी जरूरी है, और डिस्क्रिशन 2 तरह की होती है, एक जिसका स्पष्ट उल्लेख हो, जैसे गवर्नर के मामले में स्पष्ट उल्लेख है। दूसरी डिस्क्रिशन होती है जहां कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसका उल्लेख कहीं है ही नहीं, और जिम्मेदारी किसी व्यक्ति पर डाल रखी है। तो जिम्मेदारी है कि इस व्यक्ति को ये काम देखना है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस काम को करने में ये चीजें आएंगी, तो कौन फैसला करेगा। तो ये वो डिस्क्रिशन है जो आपको मिल जाती है, इन्फर होके, अनुमान से, निगमित होके, डिड्यूस होके मिल जाती है। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति के पास कोई डिस्क्रिशन है, तो डिस्क्रिशन के आधार पर उसने जो निर्णय लिया, यह बाध्यता कि वह अपने निर्णय की व्याख्या करे, बाध्यता कि वह अपने निर्णय की व्याख्या करे। तो विवेकाधीन शक्ति से युक्त व्यक्ति पर लागू होने वाली यह बाध्यता कि वह इस बात की व्याख्या करे कि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किसी खास तरीके से क्यों किया, और पर्याप्त व्याख्या न होने पर उसे दंड का भागी होना पड़े। पर पर्याप्त व्याख्या न हो तो दंड का भागी होना पड़े। इस पूरे कंसेप्ट को मिला के बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। स्पष्ट हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी उसी पर लागू होती है जिसके पास किसी न किसी मात्रा में डिस्क्रिशन हो। अगर डिस्क्रिशन है ही नहीं तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, डिस्क्रिशन के बेस पे लिया जाएगा निर्णय। ध्यान रखना है, निर्णय नहीं लेना भी निर्णय होता है, उसकी व्याख्या भी करनी पड़ सकती है। बाध्यता है कि व्याख्या करे, और जब बात आए व्याख्या पे, ये व्याख्या कैसी होनी चाहिए, ये व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें 3-4 चीजें हों। पहली बात, लीगैलिटी इसमें होनी चाहिए, यानी वैधता होनी चाहिए कि आपका जो निर्णय है वो विधि के अनुसार ठीक है। दूसरी बात, इसमें मोरालिटी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति का निर्णय नैतिक कसौटियों पर भी ठीक था। तीसरा है कि उसमें यह दिखना चाहिए कि उसने भेदभाव नहीं किया है, तो फेयरनेस या निष्पक्षता। फेयरनेस का मतलब है निष्पक्षता से ही होता है। तो तीसरी बात निष्पक्षता, तो उसे यह स्पष्ट करना होता है कि मेरा निर्णय वैध आधारों पर भी ठीक है, नैतिक आधारों पर भी ठीक है, और मैंने किसी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं किया है, निष्पक्षता का पालन किया है। जब किसी व्याख्या में तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब उस व्याख्या को बोलते हैं उचित व्याख्या या औचित्यपूर्ण व्याख्या, एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। ये पूरा कंसेप्ट हो गया अकाउंटेबिलिटी का। रैशनल भी कहते हैं, अब चाहे तो एक शब्द वो भी लिखें, रैशनल, ऑब्जेक्टिव वगैरह। लिखो भाई, एक चौथा शब्द लिखो, रैशनल या ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। तार्किक और वस्तुनिष्ठ व्याख्या होनी चाहिए।
देखो, जो वस्तुनिष्ठ होगा ना, तार्किक होगा, वो आर्बिट्रेरी कैसे हो सकता है? और जो निष्पक्ष है, असल में ना बहुत रेयर एग्जांपल्स में डिफरेंस आता है, 100 में से 99 एग्जांपल में डिफरेंस नहीं आता है, तो जनरली अपनी तरफ से लिखते हुए बहुत आवश्यकता नहीं है। तो जो व्याख्या फेयर है, ऑब्जेक्टिव है, रैशनल है, उसमें नॉन आर्बिट्रेरीनेस तो आमतौर पे आ ही जाएगी, है ना। इनमें से 3-4 शब्द को लिखिए। जिस व्याख्या में ये सारी कसौटियां पूरी हो जाती हैं, उस व्याख्या को हम बोलते हैं औचित्यपूर्ण व्याख्या। अब पूरा कंसेप्ट एक बार फिर से सुन लीजिए, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। किसी अधिकारी के पास विवेकाधीन शक्ति हो और उस पर यह जिम्मेदारी हो कि उस शक्ति के प्रयोग से लिए गए निर्णयों के संबंध में वह पर्याप्त व्याख्या करे। यह व्याख्या कि उसने कानूनी, नैतिक व अन्य आधारों पर सही निर्णय लिया था, और यह बाध्यता कि यदि वह व्याख्या ठीक से नहीं कर पाएगा तो उसे किसी न किसी प्रकार का दंड भुगतना पड़ सकता है। इस विशेष स्थिति को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, या इस विशेष जिम्मेदारी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी कि खातियता, यानी कि जवाबदेही, है ना। जवाबदेही की धारणा ये है। वैसा बहुत तनाव में दिख रहे हो, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। मुझे लगा कि बहुत तनाव में आ गई, कितनी लंबी धारणा है, धारणा इतनी लंबी हो गई। इसका नाम भी देखो, अकाउंटेबिलिटी, कितना लंबा नाम है। चलिए, ये है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो 2 तरह से इसके प्रकार देखे जा सकते हैं। पहला है किसके प्रति है, और दूसरा है किस प्रकार की है अकाउंटेबिलिटी। तो अगर देखें किसके प्रति है अकाउंटेबिलिटी, तो वैसे तो इसके भी कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम इसमें 2 बात मान लेंगे। और दूसरा आधार है किस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी है। ठीक, तो जहां तक किसके प्रति है, तो उसमें 2 कंसेप्ट आते हैं, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कैसे लिखते हैं भाई? बहुत मुश्किल शब्द है। आप बताओ ये ठीक हो पाया है? इसमें कुछ मिस्टेक रह गई है? इसमें एक मिस्टेक है, छोटी सी। देखते हैं कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो, कौन बता सकता है? एक ही है, ज्यादा नहीं है मिस्टेक। 2 मत बताना, एक ही बताना। आप बताइए कौन सी? छोटा हुआ आएगा। कितने लोग मानते हैं छोटा हुआ आएगा? हाथ खड़ा कर ले। बहुत बढ़िया। कितने लोग मानते हैं उसके अलावा कोई और मिस्टेक है? वो तो बड़ा ही आएगा, लेकिन मिस्टेक कोई दूसरी है। हाँ बताइए। र भी ध के ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, ऐसे। ये तो कटी पतंग हो गई। अच्छा, हाँ आखिरी ये बता रहे हैं। हाँ, व के ऊपर आएगा, मतलब 2 हो जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ नहीं, यहाँ आएगा। बैठो बैठो बैठो। ये ठीक लिखा हुआ एकदम, एकदम ठीक है। मैं जब आपसे पूछूं इसमें एक गलती है, इसमें पूरी संभावना है कि ठीक लिखा हो। मैं केवल देखना चाह रहा हूं कितने लोग इसमें गलती निकाल लेते हैं। और बहुत लोगों ने कहा छोटा हुआ आएगा, जो उल्लू में आता है बेसिकली, पर वो इसमें नहीं आएगा, वो उल्लू में आता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो उल्लू में आएगा इसमें नहीं आ सकता, लेकिन इसमें वैसे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बड़ा हुआ आता ही है। ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व प्लस अधर। ऊर्ध्व यानी ऊंचा, अधर यानी जमीन में पड़ा हुआ, तो ऊपर और नीचे, ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, ये मैंने पहले इसलिए बुझाई क्योंकि कई लोग गलत लिखते हैं, तो मुझे लगा इसी बहाने शब्द ठीक कर ले हम लोग। ऊर्ध्वाधर है, तो जिसने ठीक कर लिया था मेरा काट के ना, अब वापस ठीक कर लो, ये वाला ठीक है। ठीक है, चल। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। इसमें कुछ लोग होरी पे अटक गए हैं। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज से मतलब ऐसे, एक ही तरह के विभिन्न जो होंगे उनको बोलेंगे कि उनका हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे एक परिवार में 2 भाई, इनमें क्या संबंध है? हॉरिजॉन्टल है। भाई बहनी सबके हॉरिजॉन्टल हैं, और पापा और बेटा वर्टिकल है। एक उम्र के बाद हाइट हॉरिजॉन्टल हो जाती है, पर जब पढ़ता है उसको फिर वापस मामला वर्टिकल हो जाता है। तो बेसिकली वर्टिकल ही है, वर्टिकल ही मान के चलना चाहिए। ठीक है, चल। तो हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सरकार का जो अधिकारी होता है वो काम करता है। तो मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट किसके प्रति अकाउंटेबल है? तो आप कह सकते हैं कि वो अपने सीनियर के प्रति अकाउंटेबल है ना। जैसे आप मान लीजिए सेक्रेटरी के प्रति अकाउंटेबल है, अपने विभाग के सेक्रेटरी जो है ना उसके प्रति अकाउंटेबल है। मतलब अल्टीमेटली उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी उसकी बन जाएगी। वो जिस भी रैंक पे होगा, बीच में 3-4 रैंक और आ जाएंगे, अंत में वही रैंक आ जाएगा, सेक्रेटरी। फिर कोई पूछे सेक्रेटरी किसके प्रति अकाउंटेबल है, तो आप कहेंगे सेक्रेटरी मिनिस्टर के प्रति अकाउंटेबल है। मिनिस्टर हो गया राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा, तो मिनिस्टर किसके प्रति अकाउंटेबल है? तो मिनिस्टर अकाउंटेबल है या तो आप कह लें कि कैबिनेट के प्रति, या सीधे बोलिए कि संसद के प्रति है, पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है। और ये सारी अकाउंटेबिलिटी ऊंचे नीचे क्रम में है या बराबरी के क्रम में है? ऊंचे नीचे क्रम में है। तो सबसे ऊपर पार्लियामेंट, उसके नीचे मिनिस्टर, उसके नीचे सेक्रेटरी, उसके नीचे सिविल सर्वेंट्स या अदर जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे आ जाएंगे। तो एक तो अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी अपने वरिष्ठों के प्रति। वो हमसे पूछ सकते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, इसकी लिखित व्याख्या दो, वरना दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। रेयर केसेस में अकाउंटेबिलिटी होती है हॉरिजॉन्टल। जैसे हमारे देश में देखें तो पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी के प्रति, और जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बहुत जो पार्लियामेंट के प्रति है, ये है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। जैसे अगर संसद का कोई सदन अपने सामान्य कार्यवाही में या किसी भी कार्यवाही में किसी जज के ऐसे आचरण पर चर्चा करने लगे जो उसके जजमेंट से संबंधित है, तो ये करना उसकी शक्ति में है, शक्ति में नहीं है? उसकी शक्ति में नहीं है।
तो इस पर जुडिशरी उसको बुला के टांग देगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, किंतु एक मामले में अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट की जुडिशरी के प्रति बनती है। ऐसी जुडिशरी अगर पार्लियामेंट के बारे में कुछ बदतमीजी कर दे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बैठ के फैसला करें कि लोकसभा में से 3 सांसदों को उठा के लाया जाए, इन पे केस चलेगा, तब पार्लियामेंट पूरी बैठ जाएगी। 1965 में केशव सिंह का एक मामला हुआ था, उसको याद रखना हमेशा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 विधायक थे, उनके बारे में केशव सिंह नाम के एक पत्रकार ने एक लेख लिखा जो काफी डिफेमेशन वाला था, डिफेमेटरी था, मतलब मानहानि वाला मामला था। इससे उत्तर प्रदेश विधानसभा भड़क गई। तो विधानसभा ने उस केशव सिंह नाम के आदमी को आदेश दिया कि वो आए और हम इसको सजा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाउसेस के पास सजा देने की पूरी शक्ति होती है। जो विशेषाधिकार हैं हाउसेस के पास, उनके तहत वो दे सकते हैं। हाँ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस 105। तो उसके तहत उसको बुला लिया, समन कर लिया। केशव सिंह को लगा कि मैं खूब पीटूंगा, आ जाऊंगा, तो वो चला गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के जजेस से उसने कहा 226 के अंतर्गत कि मुझे सुरक्षा चाहिए, विधानसभा में सब बदतमीजी करने वाली है। तो जजेस ने उसके पक्ष में निर्णय निकाल दिया। पहले विधानसभा ने एक आदेश दिया उसके खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ वो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने उसको सेफ कर लिया और विधानसभा के खिलाफ फैसला दे दिया। विधानसभा गुस्सा आ गया। विधानसभा नेक्स्ट डे फिर बैठी और इस बार उन दोनों जजेस को बुला लिया कि जिन 2 जजेस ने हमारी प्रिविलेजेस के खिलाफ फैसला दिया है, उन दोनों को दंड देंगे, उन्हें समन किया जाता है। उनको बुला लिया। अब जजेस को लगा बताओ इसको बचाने के चक्कर में हम मर गए। फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार, बल्कि देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि हाई कोर्ट में जितने जजेस थे सारे एक बेंच पे बैठे। देखो, हाई कोर्ट में जो मैक्सिमम बेंच होती है ना, आमतौर पे 3 जज की होती है फुल बेंच, 2 की डिवीजन बेंच, 1 मेंबर की बेंच आमतौर पे होती है। हाई कोर्ट में 4 जजेस की बेंच आमतौर पे कभी नहीं होती, 3 मैक्सिमम होते हैं, उसको फुल बेंच बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 की होती है, 5 या 5 से ज्यादा विषम संख्या, 5, 7, 9, 11, 13 आज तक हाईएस्ट है, जो केशवानंद भारती केस में था। क्यों? क्योंकि जज थे 13, तो उसके बाद कोई स्कोप भी नहीं था। तो 31 तक की बैठ सकती है जरूरत पड़ने पर, लेकिन तब 13, क्योंकि जिस फैसले को रिव्यू करना था उसमें 11 बैठे हुए थे। तो 11 जजेस के फैसले को खारिज करने के लिए बेंच चाहिए 11 या उससे ज्यादा 13, तो 13 थे, 13 बैठ गए थे। और उस दिन उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने जजेस थे, मेरे ख्याल से 28 थे उस समय, 28 के 28 बैठे और निर्णय दिया कि विधानसभा ने जो जजेस को समन किया है, ये विधानसभा द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग है, अतः ये जजेस विधानसभा में नहीं जाएंगे। आप समझ रहे, सबकी सांस ऊपर नीचे होने लगी कि अब क्या होगा। नेहरू जी 65 की बात है ना, तो शास्त्री जी रहे होंगे, हाँ, उनको लगा मामला फंस गया। राष्ट्रपति को बोले, राधाकृष्णन साहब को, तो राष्ट्रपति ने 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा कि हे सुप्रीम कोर्ट जी, इस मामले में क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास सबसे अच्छा तरीका तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ लेता है। एक बार तो ये पूछा कि आपकी शक्तियां कितनी है, आप बताइए जरा। तो सुप्रीम कोर्ट इतना समझदार है, वो कुछ सवालों का जवाब देता नहीं, बोलता है हम हर सवाल का जवाब देने को बाध्य नहीं है। क्योंकि 143 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जवाब दे सकता है और सरकार चाहे तो मान सकती है, दोनों को चाहे तो लिखा हुआ है। तो इस मामले में केशव सिंह के मामले में पूछा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने देखा इधर विधायक हैं, इधर हाई कोर्ट है, फिर पहना अपना एक्सरे वाला चश्मा। हाई कोर्ट से गलती गलती ना भवती, हाई कोर्ट होता है, विधायक विधायक होता है, मतलब मेले साहब है, उनका क्या है। फिर उसने राष्ट्रपति को सलाह दी कि इसमें हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, और उसके बाद से हाई कोर्ट का फैसला ठीक है। उसके बाद से विधायक बिल बुला रहे हैं कि हम, मतलब कोई सांसद लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ फैसला दे दे, ये नहीं कर सकते। हाँ, रिमूवल का प्रस्ताव चल रहा है, तो इंपीचमेंट जैसी जो प्रोसीडिंग होगी लोकसभा राज्यसभा में, उस समय अलग बात है, उस समय चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर रिमूवल की प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हैं, किसी और मामले में किसी जज के बारे में सदन में बातचीत नहीं हो सकती है। तो सीमित रूप से हमारे देश के सिस्टम में पार्लियामेंट अकाउंटेबल है जुडिशरी के लिए और जुडिशरी अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के लिए। बात समझ में आ गई? इस तरह की जब भी होती है अकाउंटेबिलिटी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। साफ हो गया एकदम? चलो, दूसरा है कि अकाउंटेबिलिटी किस किस प्रकार की हो सकती है। इसमें एक अकाउंटेबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं लीगल अकाउंटेबिलिटी, यानी विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी है ये देखना कि हमारा कोई भी कृत्य लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या किसी एक्ट यानी कि स्टैट्यूट के खिलाफ ना हो। इस बात का ध्यान रखना सिविल सेवक द्वारा, इसको बोलते हैं लीगल अकाउंटेबिलिटी। दूसरी होती है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, और इसका मतलब है सरकारी सेवकों का यह ध्यान रखना कि उनका कोई भी कृत्य उनके विधानमंडल या संसद के निर्देशों के विपरीत ना हो, क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन में कार्यपालिका अमेरिका की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। भारत की कार्यपालिका भारत की विधायिका के अधीन काम करती है। इसलिए भारत की कार्यपालिका के पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है कि वो संसद या विधानमंडल की नीतियों के तहत काम करे, उसके विपरीत काम ना करे। तीसरी होती है फाइनेंशियल या फिस्कल अकाउंटेबिलिटी। इसका बेसिक मतलब 2 चीजों से। पहली बात, धन का खर्च वैसा ही हो जैसा बजट एक्ट में पास हुआ था। आपको अच्छे से पता है कि बजट में हर मद के लिए निश्चित अमाउंट पास होता है और उस मद में उससे ज्यादा अमाउंट खर्च करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता है। तो पहली बात, हम वही खर्च करेंगे जिसके तहत बजट में सैंक्शन मिली हुई है।
और दूसरा, हम जो भी खर्च करेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि वो पैसा जनता का पैसा है, इसलिए उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसमें धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। यदि धन का अपव्यय हुआ तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी घेर लेगी, सीएजी घेर लेगा और उसके बाद सरकार गिर सकती है। इस मामले में 2 सीएजी ऐसे हुए, सरकार गिरा के गए हैं केंद्र की। बोफोर्स के समय में जो सीएजी थे, एक आईएएस थे बिहार कैडर के, उनका नाम था त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, टीएन चतुर्वेदी। राजीव गांधी की सरकार को बर्बाद करने में वीपी सिंह तो बाद में उछल के आगे आ गए थे, वो तो अलग बात है। जिस सीएजी ने जीना मुश्किल कर दिया था उसका नाम था टीएन चतुर्वेदी, जो बाद में बीजेपी सरकार बनने पे राज्यपाल बने। ऐसा होता है, पुरस्कार तो मिल जाता है। और दूसरे सीएजी है विनोद राय, जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2G स्पेक्ट्रम की रिपोर्ट दी और उसमें एक काल्पनिक सी संख्या बताई, 1,76,000 करोड़ रुपए। ये संख्या कहां से आई आज तक नहीं पता, ये संख्या सीएजी के दिमाग से आई थी। और उसके बाद विपक्षी दलों में, उस समय विपक्ष में कौन थे? उस समय विपक्ष में थे नरेंद्र मोदी, और मोदी जी ने क्या किया, इस संख्या को इतना उछाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और उसे देश को लगने लगा कि सच में घोटाला बहुत बड़ा हो गया है। तो और विनोद राय को पुरस्कार उन्होंने लेने से मना कर दिया, बहुत ईमानदार आदमी है। राज्यपाल तो बना ही देते उनको। फिर खैर फाइनली वो बीसीसीआई की जो एक कमेटी बनी थी, एथिक्स कमेटी, उसको संभाल रहे थे। वो जो केएल राहुल और इससे जो मामला नहीं हुआ था अभी, इन दोस्तों ने मीडिया पे क्या क्या उल्टपटांग बोल के हार्दिक पांडे वगैरह, तो उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ था वो लेने वाले व्यक्ति वही थे। ठीक। चौथी अकाउंटेबिलिटी होती है सोशल अकाउंटेबिलिटी। हम इस सरकार के एंगल से बात कर रहे हैं, कार्यपालिका के एंगल से बात कर रहे हैं। सोशल अकाउंटेबिलिटी होती है समाज के प्रति, और इसका मतलब है कि समाज से जो वायदे सरकार ने किए हैं, क्या सरकार ने वायदे पूरे किए, और अगर पूरे नहीं कर पाई तो कम से कम उनको पूरा करने की ईमानदार कोशिश की या नहीं की। जब भी इलेक्शन होता है, दिल्ली का इलेक्शन है, बीजेपी कह रही है केजरीवाल ने 10% वायदे भी पूरे नहीं किए। केजरीवाल कह रहे 90% से ऊपर पूरे कर दिए हैं। जनता परेशान है, जनता को पता ही नहीं वायदे थे क्या, कौन से वायदे थे, उनको ध्यान ही नहीं है वायदे, क्योंकि वो जो 5 साल पहले पढ़ा था उसमें तो रोटियां भेजी टिफिन में, उसके बाद जो घोषणा पत्र था अब है नहीं, कैसे पढ़े उसको। तो अब ये चलेगा कि वायदे पूरे किए कि नहीं किए। सोशल अकाउंटेबिलिटी है, समाज के प्रति उत्तरदायी हो। 5 साल बाद जो आए हो मुंह उठा के वोट मांगने के लिए बताना पड़ेगा कि जो कहा था वो किया कि नहीं किया। ये होती है सोशल अकाउंटेबिलिटी वोटर्स के प्रति। और अंतिम होती है इथिकल अकाउंटेबिलिटी या मोरल अकाउंटेबिलिटी, कि सरकार जो कर रही है कानूनी तौर पे हो सकता है सही हो, पर वो नैतिक रूप से भी सही होना चाहिए। और यदि सरकार का कोई कदम नैतिक रूप से बुरा है तो कानूनी तौर पर कितना भी आप साबित कर लीजिए, लेकिन वो नैतिक जो धब्बा है, जो दाग है, वो तो लगी जाएगा ना। जैसे इंटॉलरेंस के मामले में हो सकता है कि आप सरकार को तर्कों से, तथ्यों से घेर ना पाए, और यदि समाज में परसेप्शन भी अगर ऐसा बन जाता है कि इंटॉलरेंस है, तो इसका मतलब एक नैतिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। उस नैतिक प्रश्न का जवाब तो देना ही होगा। आप तो ये बताओ 150 शब्द लिख लो या नहीं। मतलब सरकार कोई ऐसा कार्य ना करे जो नैतिक रूप से बुरा हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ कुछ ना करे। आप इसमें वही शब्द लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब एक मामला मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजकल जो चल रहा है, लिखना मत इस मामले को, लेकिन आप सोच के बताइए। केरल में एक मंदिर है शबरीमाला। शबरीमाला मंदिर में महिलाओं को, जिनकी आयु रजस्वला होने की आयु है, उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, 5 जज बैठे, 5 में 4 थे मर्द, 1 थी औरत। ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि इसमें खास इंसिडेंट है। चारों मर्दों ने फैसला दिया कि महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए। अकेली औरत ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बात है। 5 जजेस में एक महिला है। महिला कह रही है कि महिलाओं को एंट्री का अधिकार क्यों होना चाहिए, धार्मिक परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, मान्यताएं हैं। और चारों पुरुषों ने कहा कि अधिकार होना चाहिए। हम एक स्वाधीन देश हैं, जेंडर न्यूट्रल हैं, इक्वालिटी वाले देश हैं, आर्टिकल 14 है, 15 है हमारे देश में, कैसे कमेंट नहीं करेंगे। जो कट्टर हिंदू थे बोले मस्जिद में भी दो, चर्च में भी दो, सब में दो। हमारे देश में काफी विकास तो इसी वजह से हो गया। 1955 में हिंदू कोड बिल आया, आजादी के समय से चल रहा था। नेहरू जी से अंबेडकर ने कहा हिंदू कोड बिल लेके आओ। 1950 में जब अंबेडकर साहब थे भारत के विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर, पहले लॉ मिनिस्टर भारत में अंबेडकर थे, जो अंतरिम सरकार थी उसमें, तो उसमें कई दलों के लोग थे, वो भी थे। ये जो जनसंघ है उससे श्याम प्रसाद मुखर्जी शायद उस सरकार में मंत्री थे, कई लोग मंत्री थे उस समय। अंबेडकर बोले कि नेहरू जी हिंदू कोड बिल लेकर आओ। हिंदू कोड बिल का मतलब सब महिलाओं को पूरे अधिकार, बच्चों को पूरे अधिकार, और दलितों को भी पूरे अधिकार, पूरा मनुष्य होने का पूरा अधिकार। नेहरू जी भी समाजवादी थे, पर नेहरू जी थोड़ा सा घबरा रहे थे कि बहुत बड़ा मामला ना हो जाए। तो नेहरू जी ने समझाया कि देखो कुछ दिन रुक जाओ यार, कुछ दिन रुक जाओ यार, इलेक्शन होने दो 1952 का पहला इलेक्शन। मैं इलेक्शन में जनता को बताऊंगा कि मैं ये एक्ट लाने वाला हूं, उसके बाद जनता वोट देगी तो मैं एक्ट लाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं चुनाव में प्रधानमंत्री हुई नहीं। अम्बेडकर ने खूब सुना है, चुने हुए नहीं हो, सारा तो कर रहे हो तुम काम, एक ही काम नहीं कर रहे। अंत में अम्बेडकर ने लोकसभा में जोरदार भाषण दिया और साथ में इस्तीफा दे दिया विधि मंत्री के पद से। भाड़ में जाए तुम्हारा विधि मंत्री का पद। बोले नेहरू जी के अंडर सारे मंत्री क्लर्क वाला काम करते हैं, मुझे क्लर्क होने में कोई रुचि नहीं है। जब अधिकार है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते तो फायदा क्या। इस्तीफा दे दिया। और नेहरू जी बोले भाई ना जल्दबाजी ना करता, रुक जाए इलेक्शन तक, क्या हो गया। फिर इलेक्शन हुआ 51 के अंत में, 52 की शुरुआत में पहले लोकसभा चुनाव हुआ, आम चुनाव हुए। नेहरू जी ने लोगों को समझाया कि देखो मुझे बनाओगे पीएम तो मैं हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा। लोगों ने मुझे क्या लाएगा, लाएगा। लोग बड़े सही हैं। गांधी जी बोले अनशन करूंगा, बोले अनशन करेगा लगता है। तो जब गांधी जी का अनशन आम आदमी का अनशन हो जाता था तो वो हिंदू कोड बिल क्या समझेगी जनता। कोई नहीं समझा हिंदू कोड बिल क्या होता है, कोई नहीं समझा। बोले सोच लेना हिंदू कोड बिल लाऊंगा, बोले कुछ अच्छा ला रहा होगा, तब बिल लाएगा कुछ बिल। जनता ने वोट दिया भरपूर मात्रा में, वो बन गया पीएम।
फिर अम्बेडकर बोले अब लाओ, मिनिस्टर ने अम्बेडकर उस समय बोले लाओ बिल, बोले यार लाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, लाएंगे 57 में इलेक्शन होते, 56 के एंड में, 57 की शुरुआत में, 55 में हिंदू कोड बिल लेके आई और वो भी 4 टुकड़ों में बांट के लाई। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट लाए और एक हिंदू एडॉप्शन एक्ट लाए, 4 एक्ट बनाए। और उसके बाद भी थोड़ा बहुत हिस्सा छोड़ ही दिया जो ज्यादा क्रिटिकल था, पास करवा दिया। उनके तो लोकसभा राज्यसभा की जेब में थी, उनके लिए क्या दिक्कत थी, बोले पास करो, तुमने पास कर दिया। फिर राज्यसभा चलो पास करो, तुमने पास कर दिया, पास हो गया। राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति थे बाबूजी का माइंडसेट एकदम अमित शाह, छोटे अमित शाह समझ लीजिए, उस तरह के बाबूजी थे। मतलब उनकी विचारधारा थी इस तरह की, उनको लगता था कि भाई इतना चेंज मत करो, समाज अपनी गति से चलेगा, समाज को डिस्टर्ब मत करो, उनकी विचारधारा ये थी। बनारस की गलियों में एक बार नंगे पैर घूम रहे थे राष्ट्रपति जी, कुछ पंडों के पैर छू लिए वहां पर, नेहरू जी को खून पर खून पी कर कि मैं धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री और ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। उनमें 36 का आंकड़ा था। बाबूजी बोले लोकसभा राज्यसभा के हस्ताक्षर करने के बावजूद जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा विधेयक कानून नहीं बन सकता, मुझसे साइन करवा के दिखाओ। फाइल गई, बाबूजी ने उस पर लिखा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने को बाध्य नहीं है, ये लिख के भेज दिया। फिर नेहरू जी ने उसके नीचे नोटिंग लिखी, संविधान में अनुच्छेद 61 भी है जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। फिर फाइल गई, फिर क्या हुआ होगा बताइए। अब 2 स्थितियां हैं, मैं समाज को बचाने के लिए पद छोड़ दूंगा या पद को बचाने के लिए समाज छोड़ दूंगा। जो भी हुआ साइन हो गया। उसके बाद हिंदू कोड बिल बन गया कानून। उस दिन से हिंदू महिलाओं को अधिकार मिल गया कि यदि उनका पति दूसरा विवाह करे तो वो उनकी शिकायत करके 7 साल बड़े घर भेज सकती है। 7 साल का ध्यान रखना है, 7 साल बड़े घर। ये अधिकार उस दिन मिला, हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार उस दिन मिला। बहुत रोचक बात है कि उससे एक रात पहले जनसंघ ने खूब विरोध किया, बाबूजी के समर्थन में, नेहरू के विरोध में, कि ये समाज के अंदर राजनीति का हस्तक्षेप है, राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज के अपने नियम होते हैं, अपने कायदे होते हैं, समाज का महत्व समझो, फलाना ठिकाना हुआ। जैसे साइन हुए सब चुप। अगले दिन से बोले अगर ये इतना ही अच्छा है तो मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। और उस दिन से जनसंघ का मूल मुद्दा बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अब जाके निपटा है, अभी भी थोड़ा सा निपटा है, निपट जाएगा, चिंता ना करें, एकदम चिंता ना करें, 2 साल रुकिए। अभी तो छोटी छोटी बातें हुई हैं, अभी तो हलाला भी खत्म होगा और अभी क्या 4 शादियां भी खत्म होंगी, होनी भी चाहिए, सब बदतमीजी क्यों नहीं चाहिए, अच्छे समाज में होना चाहिए, खत्म हो जाएगा। क्या होता है कि जब आप किसी एक समाज पे अच्छा काम कर देंगे ना, बाकी समाज लोग बोलते हैं इनका भी ठीक करो, फिर इनका भी ठीक करो, हमारे क्यों ठीक किया, इनका भी करो। हिंदू मैरिज एक्ट आते ही हिंदू पुरुष पता क्या बोले, उससे पहले हिंदू पुरुष 2-3 शादियां कर लेते थे, अब भी करते हैं, अब चिपके करते हैं, अब सरेआम करते थे। उनको लगा कि ये कानून हिंदू पुरुषों के खिलाफ है, कि मुसलमान आदमी 4 शादी कर सकता है और हम खाली कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंदू पुरुष, उन मूर्खों को समझ में नहीं आया कि ये कानून हिंदू महिलाओं के पक्ष में है और मुसलमान पुरुष के बारे में नहीं सोचना, मुसलमान महिला की स्थिति खराब है समझना चाहिए, उसको चौथाई पति मिलता है अगर 4 शादियां कर दे उसका पति तो। इसलिए आप समझे डिस्कोर्स क्या होना चाहिए कि हिंदू महिलाओं को अधिकार मिल गया किंतु मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाया। डिस्कोर्स ये होना चाहिए था क्या, हिंदू आदमी 1 शादी कर सकता है, मुसलमान 4 शादी कर सकता है, ये सारा न्याय और हिंदू पुरुष के साथ, ये डिस्कोर्स के भक्तों ने पैदा कर दिया उस समय। लेकिन क्या होता है कि एक समाज में अच्छा एक्ट आ जाए तो बाकी समाज चिल्ला के फिर मामला सेट हो जाता है। इसलिए अच्छा रहता है कि आप एक समाज में, जैसे शबरीमाला है, जैसे शबरीमाला हुआ, जो कट्टर हिंदू से बोले तो मस्जिद में करो, चर्च में करो, मंदिर में क्यों करते हो। हमें बड़ी खुशी मिला, इसी बहाने सब में हो जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा, इसी बहाने सब में हो जाएगी, एक ही बार में हो जाना चाहिए। कोई भी धार्मिक संस्था है उसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर एंट्री कैसे बैन हो सकती है, नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। या तो किसी का घर का अपना पर्सनल मंदिर है, आप कहें कि मंदिर में घुसूंगा घर के अंदर, तो थोड़ा होगा, घर के अंदर है भाई, पर्सनल मंदिर है। अगर सार्वजनिक मंदिर है, आर्टिकल 15 क्यों बनाया था, अगर सार्वजनिक मंदिर है, सार्वजनिक स्थान है, उसे कैसे रोक सकते हो। तो ईमानदारी की बात है कि शबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जेन्युइन और प्रोग्रेसिव फैसला है, पर केरल जो कि शिक्षा में सबसे आगे है, जो कि हर पैरामीटर में सबसे ऊंचा है, यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। उनकी निष्ठा ऐसी है कि अगर महिला घुस गई मंदिर में तो छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे उसको। वो सब डटे हुए हैं, एकदम है तो जाके देखो। वहां की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। शुरू में हीरो बने बहुत, हम करेंगे, अब साइलेंट मोड में चले गए हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही। और इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पक्ष में है, सरकार जो कि उसकी बात कर रही थी, दोनों अंत में झुक गए, एक सामाजिक राय के पक्ष में, एक जो मॉरल पुलिसिंग है उसके पक्ष में झुक गए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच बैठाई है पुनर्विचार करने के लिए। देखो गट फीलिंग की बात है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि सेटिंग हो चुकी है। इस बार निर्णय यह आएगा कि सामाजिक परंपराओं का अपना महत्व है, हर चीज में कानून नहीं घुसाना चाहिए। जैसे मंदिर वाला निर्णय कितना सही निर्णय है, 5 जज, मुसलमान जज भी वही बोल रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, ऐसी सहमति गढ़ी है। मानना पड़ेगा फाइन आर्ट ऑफ गवर्नेंस में सरकार गजब करती है, ऐसी सहमति, बाप रे बाप, क्योंकि फाइलें खुली हुई हैं। तो अब समझ गए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी क्या होती है। अगर सरकार ठान ले कि संविधान में दिए अधिकार का उल्लंघन करना है, कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, केरल की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, केंद्र सरकार ने सुरक्षा देने से मना कर दिया, सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। रिव्यू पिटीशन में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये फैसला ठीक नहीं है, और इस प्रकार लीगली ये साबित हो जाएगा कि शबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री ठीक नहीं है। लेकिन कितना भी लीगली साबित कर लो, नैतिक रूप से ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश, एक प्रगतिशील देश ने एक ऐसा फैसला दिया जो महिलाओं को इस लायक नहीं मानता कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर सके। वो ईश्वर क्या जो अपने ही संतानों में भेदभाव करे, और जिस वजह से महिलाएं मां बन सकती हैं, सृष्टि आगे बढ़ती है, अगर वो अपवित्र है, अगर उससे भगवान अपवित्र होता है तो भगवान वैसे ही अपवित्र ही है, सीधी सी बात है। तो जब इस तरह की व्याख्याएं होती हैं तो आपको ये चिंता होनी चाहिए कि कैसे फैसले। बहरहाल बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नैतिक समस्या कहां पर आती है। चलो अब हेडिंग बनाओ, कहानी सुन के मजा आया आप लोगों को? चलो आप कहानी सुनो, मस्त रहो बस आप। अब अंतिम बात लिखो, अकाउंटेबिलिटी को मजबूत कैसे बनाए, इसको क्या पिलाना होगा, क्या खिलाना होगा। इसमें 15-20 सुझाव है, जल्दी से लिखो, क्या समझाएंगे, लिखो इसमें जल्दी कि अकाउंटेबिलिटी को कैसे मजबूत बना सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लीजिए। नंबर 1 सूचना का अधिकार, नंबर 2 सिटीजन चार्टर, नंबर 3 सूचना तकनीक का प्रयोग। अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर विस्तार में आएगा, आगे तो वहां देखेंगे। सूचना तकनीक के प्रयोग का एग्जांपल लिखिए, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम समझते क्या होता है कि आपने कुछ एप्लीकेशन दिए तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी फाइल कहां तक पहुंची है, क्यों रुकी हुई है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, तो इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़िया हो जाती है। और वैसे भी अगर ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी तो उसमें करप्शन का खतरा ज्यादा है या कम है? करप्शन के लिए मिलेंगे तब तो करप्शन होगा, कोई मांगेगा पैसे कब, जब सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा तो पैसा कहां मांगेंगे। इसलिए ई गवर्नेंस बहुत शानदार चीज है अकाउंटेबिलिटी के लिए। चौथा, आपने वो कानून सुना पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, तो लिखो चौथा क्या बोलेंगे, लोक सेवा गारंटी अधिनियम। जिस जिस राज्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित हुए हैं वहां वहां अकाउंटेबिलिटी अपने बढ़ गई है। इसका अर्थ समझते हैं ना? इसका अर्थ ये होता है कि सरकार एक एक्ट के तहत ये बताए कि जनता को कौन कौन सी सर्विसेज कितने समय के भीतर प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे दिल्ली में है ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में जितना करप्शन पहले था अब उसका तो 5% बचा होगा। है जरूर, चाणक्य ने कहा ही था करप्शन खत्म तो हो ही नहीं सकता, आज भी काम करता है, लेकिन वो 5% बचा होगा क्योंकि फाइल आपकी जो होगी ऑनलाइन फाइल है, ट्रैकिंग हो रही है, टेस्ट के लिए बुलाएंगे, एक ही मामले के टेस्ट पास करने कंप्यूटर पे, उसमें क्या होता है कोड मिलता है, उसी समय उस कोड से कंप्यूटर अलॉट हो जाएगा। कंप्यूटर पे 10 सवाल आएंगे, कम से कम 7 सवाल सॉल्व करने होते हैं सही। आप यस नो करते रहेंगे, जहां 4 सवाल गलत हुए वहीं कंप्यूटर बोलता जाओ फिर आना, क्योंकि 7 ठीक करने थे। ये 7 ठीक कर दिए तो वो बोलता अधिकारी बहुत बधाई हो, आप बहुत रेयर व्यक्ति जो ठीक कर पा रहे हैं। मैंने रिन्यू करवाया पिछले लाइसेंस की, तो वहां एक औरत मैंने देखा वो रामायण लेके आई हुई थी, उसे टेस्ट होने वाला था, रामायण का पाठ कर रही थी, तो मैं घबरा गया। मैंने पूछा क्या, वो बोली 7 बार से फेल हो रही हूँ, इस बार उम्मीद है कि शायद रामायण के पाठ से पास हो जाऊं। थोड़ी देर बाद देखा फिर फेल हो गई बेचारी वो, तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ड्राइविंग का टेस्ट होता है, आप ड्राइव करके दिखाएंगे, उसका वीडियो बनता है पूरा, आपकी कार या बाइक के सामने आपके नाम का लगाएंगे पहले कि नाम आपका ये है, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, आप बोलेंगे मेरा नाम ये है, वो रिकॉर्ड करते वीडियो में, फिर आप ड्राइव कर रहे हो उसका वीडियो बनता है, वो वीडियो आपकी फाइल में अटैच हो जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है, उससे बनता लाइसेंस। और इतनी भी गलती हो जाए हल्की सी भी तो रिजेक्ट कर देते हैं। मेरा भी कर दिया था पहली बार में। कैसे कर दिया, बाइक चलानी थी, आगे से मोड़ के आओ, मैं मोड़ के आ गया, बोले आपने इंडिकेटर नहीं दिया था। खेत में कोई खेत में इंडिकेटर देगा? आप सोचिए ऐसा खेत है, कह रहे आगे से घुमा के ले आओ, वैसे घुमा के ले आए, वो इंडिकेटर नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा क्या करना होगा, 7 दिन में फिर आना पड़ेगा। 7 दिन बाद में गया तो मैंने सारा इंडिकेटर चेक करवाया पहले, और सब लाइट वाइट सब जला के दिखा दी कि सब जलानी आती है, तब जाके पास हुआ मामला। वीडियो बनता है, घपला हो नहीं सकता। तो मैंने अपनी टीम से कहा ऑफिस में कि यार तो सिस्टम बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंट है, करप्शन हो नहीं सकता। तो 2 हमारे स्टाफ के बच्चे बोले सर हो जाता है। मैंने कैसे, बोले हमने बनवाया है। मैं कैसे होता है, बोले सर थोड़ा स्टाइल से होता है। उसमें होता ये है कि जैसे आप जाओगे कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए कंप्यूटर पे ना, तो उससे पहले जो अधिकारी होता है वो आपको क्वेश्चन बता देगा। इस लेवल पर बड़ा महीन सा होता है, कंप्यूटर में छिड़काव नहीं कर सकते। आप जिस कंप्यूटर पर टेस्ट देंगे उस पर कैमरा भी लगा हुआ है, वो दिख रहा है कि आप ही हैं, कोई और बैठा हुआ है, तो उसके पहले क्वेश्चन आंसर पास हो जाते हैं। और उसको पता कौन सा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4 मान लीजिए 4 है, 4 का पर्चा पहले दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, ऐसे। पर वो इतना रेयर है, इतना मुश्किल है कि 100 में 5 मुश्किल से, बाकी सब फेल हो जाते हैं। रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बिहार के बच्चे सोचे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ताम झाम, हम यही बैठे बैठे मंगवा लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। बताओ कौन से जिले का चाहिए आपको, कौन सा वाहन, हवाई जहाज चाहिए, कौन सा वाहन चाहिए आपको, बताइए, उसी वाहन का बनवा लीजिए। ऐसे ही बनता है हर राज्य में, ड्राइविंग लाइसेंस के कौन जाता है। इसलिए दिल्ली के ड्राइविंग लाइसेंस की वैल्यू है, उसमें वजन है, बड़ा आदर है उसमें। अगर आप ट्रैफिक पुलिस को दिखाए दिल्ली का लाइसेंस तो बड़ा अदब से बात करता है। आप दिखाएंगे बिहार का या उत्तर प्रदेश का, साइड हो जाता है पहले कि मारना दे कहीं मुझे, पता लगा ब्रेक नहीं लगानी आती।
साइड में होकर फिर बात करता है दूर से क्योंकि ऐसे बन गया होगा, ये भरोसा रहता है। चलिए भाई, बिहार यूपी के लोग बुरा मत मानिएगा, ये नाम बहुत मेहनत करके अर्जित किया जाता है ऐसा नाम, और ऐसे नाम नहीं हो गया है, बहुत मेहनत की गई है ऐसे बोल में। चलो नेक्स्ट लिखो जल्दी से। ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट समझ में आएगा ना, जैसे दिल्ली में भी है, कई राज्यों में है। इसमें क्या होता है, कुछ सर्विसेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या आपको वोटर कार्ड बनवाना है, जो भी ऐसी सर्विसेज हैं, उसमें लिखा होता है कि ये सर्विस, इसके लिए यहाँ संपर्क करना है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे आप फाइल ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, उससे 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास ये कागज बन के आ जाएगा। नहीं आएगा तो सरकार जिम्मेदार है। अब जब सरकार जिम्मेदार है 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, तो करप्शन का स्कोप खत्म हो गया। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है, देखिए आप कुछ भी कहिए, ये आदमी है बहुत दिमाग वाला, इससे अमित शाह टकरा नहीं पाएगा। इसे 2 क्या स्कीम लॉन्च कर दी लास्ट में, इलेक्शन से एकदम पहले। एक स्कीम लॉन्च कर दी कि नहीं, एक्सीडेंट तो छोटी बात, उसने क्या लॉन्च किया, उसने कहा कि अब सरकारी काम करवाने के लिए आप क्यों आएंगे, सरकार आएगी आपके घर। आपको अप्लाई करना है कि मुझे ये एप्लीकेशन जमा करनी है, साथ में चार्जेस हैं कि आप खुद आना चाहेंगे या आप चाहते हैं कि सरकार आपके घर आए। आपने क्लिक किया सरकार मेरे घर आए, तो चार्जेस हैं 50 से 100 रुपए, इतने पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा। आपको वो लग रहा है कि ठीक है, मेरे थोड़े से पैसे लगेंगे, समय बचेगा, आपने उस पर क्लिक कर दिया। अब सरकारी विभाग का कर्मचारी घर पे आके आपके कागज लेगा, चेक करेगा और कहेगा हाँ आपके कागज ठीक है, रसीद देके जाएगा, 7 दिन में लाइसेंस बनेगा या जो भी डॉक्यूमेंट होगा, हम 7 दिन में फिर से आके आपको देके जाएंगे। क्या बात है भाई, वो चेहरे याद करो सरकारी ऑफिस वाले। और वैसी सरकार इस तरह से बिहेव करने लगे, एयरटेल की तरह बिहेव करने लगे कि हम घर आके सर्विसेज देंगे। ये होती है सर्विस रिस्पॉन्सिवनेस, ये होती है। अब ये बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है, धीरे धीरे क्या होगा, एक सरकार ने कर दिया, अब हर राज्य पे दबाव बनेगा, और कोई भी मुख्यमंत्री करे एक बार, हर राज्य पे दबाव बने, हर राज्य के नागरिकों को सुविधा मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कितनी शानदार बात है। तो जब भी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बनता है तो उससे अकाउंटेबिलिटी अपने आप बढ़ती है, इसका जिक्र आप करें। 4 बातें हुई। 5वीं बात आप लिख सकते हैं इसमें, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता। नायक नायिका सहभागिता नहीं कि साथ भाग्य, जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या बोलेंगे, जागरूकता। चलिए इसके बाद आप कह सकते हैं जहां जहां संभव हो वहां प्रतिस्पर्धा पैदा करना, जहां संभव हो वहां प्रतिस्पर्धा पैदा करना। ये वर्ल्ड बैंक के सुझाव है कि सरकार को ठीक से काम करवाने के लिए कंपटीशन दो। कंपटीशन 2 प्रकार का हो सकता है, एक सरकार की ही 2 संस्थाएं बना दो, उनमें कंपटीशन करवा दो। जैसे पेट्रोल पंप देखेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, और कौन सा होता है, HPL, तो वही नहीं हुआ दूसरा कौन सा था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC हो गया ना। तो सरकार की ही, नहीं मैं रिलायंस की बात नहीं कर रहा, सरकार की ही कंपनियां एक से ज्यादा पेट्रोल पंप के डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रही हैं। जैसी कंपटीशन बढ़ता है वैसी क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है। और दूसरा, किसी किसी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी बीच में लिया कंपटीशन में। जैसे रेलवे में क्या किया कि एक ट्रेन को प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइजेशन इतनी बुरी चीज है नहीं जितना लोग हल्ला मचाते हैं। अगर वो ठीक तरीके से हो, सीमित गति में हो और उसके सामाजिक नुकसान को मैनेज कर लें, तो प्राइवेटाइजेशन सुविधाओं को बेहतर बनाएगा। चार्जेस ज्यादा लीजिए ऐसे ट्रेन वालों से जो इतनी बढ़िया ट्रेन में जा रहे हैं, जहां सुविधाएं हवाई जहाज जैसी हैं, किराया खूब जम के लो उनसे, और वो जो किराया मिले उस किराए को बाकी ट्रेन पे यूज करो, उसमें क्या परेशानी है। तो प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ने से सरकारी कंपनियों की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो अपना काम ठीक से करें, अपना काम ठीक से निभाएं। चलिए इसके बाद एक तरीका होता है जिसको लिखते हैं स्वतंत्र संस्थाएं, जो विभिन्न विभागों की जवाबदेहिता की रिपोर्ट तैयार करें। स्वतंत्र संस्थाएं जो विभिन्न विभागों की जवाबदेहिता की रिपोर्ट तैयार करें, मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें। कंसेप्ट ये कि जैसे दिल्ली पुलिस काम कर रही है, दिल्ली पुलिस कितनी अकाउंटेबल है, दिल्ली पुलिस खुद क्यों तय करेगी। उसी राज्य के कुछ बुद्धिजीवी, कुछ मीडिया कर्मी, कुछ रिटायर्ड जजेस हों, कुछ प्रोफेसर हों, उनका एक पैनल हो, सरकार ने बनाया पैनल हो, वो पैनल इंडिपेंडेंट हो। ऐसी संस्थाएं होती है ना, सोसाइटीज होती हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं। जैसे PUCL का नाम सुना होगा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज है। इस तरह की संस्थाएं क्या करती हैं कि ऐसा ग्रुप बना के खुद सर्वे करती हैं कि सरकार कितनी अकाउंटेबिलिटी से काम कर रही है। उनकी रिपोर्ट का बड़ा सम्मान भी होता है। तो हर शहर में, हर राज्य में सिविल सोसाइटी की ऐसी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी शब्द बीच में शामिल कर लीजिएगा। और एग्जांपल के तौर पर PUCL और PUDR, यही नाम है ना, PUDR, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एक बार चेक कर लेना, कुछ ऐसा ही नाम था। तो ये संस्थाएं बहुत, करो चेक करो, शाबाश, ये 2 संस्थाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं। तो ऐसी संस्थाएं सिविल सोसाइटी की हर जगह काम करें और सरकार का मूल्यांकन करें। अगला है जन सुनवाई। जब आप कलेक्टर बनेंगे तो हर सप्ताह एक दिन रहेंगे जन सुनवाई का, आमतौर पर हर कलेक्टर करता है। उस दिन क्या होता है, कलेक्टर बैठा हुआ है एक कमरे में, बड़ा सा ऐसे होता है, यहाँ बैठ गया कलेक्टर। ये तो आदमी लग रहा है देखने में, नहीं, ये टेबल है और ये कुर्सी पे बैठा है कलेक्टर, ठीक है। यहाँ सारे अधिकारी बैठे हुए हैं उस जिले के अलग अलग विभाग के, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोडवेज का, सब अधिकारी बैठे होते हैं। और बाहर भीड़ होती है, एक आदमी आता है, उसे शिकायत पूछते, क्या शिकायत है, शिकायत आई, और कलेक्टर सीधे शिकायत को रेफर करता है इसको,
और ये होता है कि अगली जन सुनवाई 7 दिन से पहले समाधान हो जाना चाहिए इसका। तो हर बड़ा अधिकारी, मुख्यमंत्री भी ऐसा करते प्राय सप्ताह में एक दिन, जिसको क्या बोलते हैं जनता दरबार। जनता दरबार शब्द इतना भद्दा है, कम वक्त लोग दरबार, जन सुनवाई अच्छा शब्द है ना, लोक सुनवाई हो तो आप जन सुनवाई करना, जब आप बड़े लोग बन जाओगे, है ना, जनता दरबार मत करना। चलिए, इसके बाद लिखिए, भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। और इसमें लोकपाल, सीवीसी दोनों का नाम लिख लीजिए। भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही। साथ में ब्रैकेट में लिखिए, भ्रष्टाचार के केस में सीधे बर्खास्तगी, टर्मिनेशन होना चाहिए। सिर्फ टर्मिनेशन, या जितना भ्रष्टाचार किया उतना संपत्ति भी वसूलनी चाहिए? तो पहले तो बर्खास्तगी, साथ में नुकसान की वसूली। नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा प्रयोग किया है, कई लोगों के घर बेच दिए वसूली करने के लिए, जिसने भ्रष्टाचार किया उसने घर संपत्ति बेच के वसूली कर ली। अभी योगी सरकार कर रही है, सीएए के खिलाफ जैसे प्रोटेस्ट किया, मजाक समझते हो? हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तुम, संपत्ति बेच देंगे तुम्हारी। कैमरे से ढूंढ ढूंढ के उन सबको समन भेज रहे कि तुमने एक बस में शीशे में पत्थर मारा, 15 लाख रुपए का जुर्माना भरो। बस ही खरीद लूंगा इतने में, तो जुर्माना क्यों भरूं? तो ये सब जो है संपत्ति से जो कंपनसेशन है वो भी अगर उसमें हो जाए तो हो सकता है। अंतिम बात, प्रत्येक सरकारी परियोजना के संबंध में कुछ सूचनाएं पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। कुछ सूचनाएं पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। जैसे क्या? क, परियोजना की लागत, ख, गुणवत्ता, ग, पूरा होने की तिथि। क्या क्या लिखा?